वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 8 जनवरी 2026 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा के प्रारंभ में मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी और अष्टांग हृदयम के स्वाध्याय के लिए हम सबके वैद भाई श्री अरुण आर्य जी, आप सभी तैयार हो जाएं। कोमलिया बहनिया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। 3 बार वंदे मातरम के उद्घोष के साथ ही आज की कक्षा वंदे मातरम, वंदे वंदे। वंदे मातरम। चलिए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं और अष्टांग हृदयम की स्वाध्याय के लिए हम सभी के बीच वैद भाई अरुण आर्य जी, मुजफ्फरपुर बिहार से। जी अरुण भाई। जी ओम, सादर नमस्ते आप सभी को। भैया को कोटि कोटि प्रणाम, वंदे मातरम। तो आइए हम ईश्वर स्तुति मंत्र के साथ हम अपना आयुर्वेद का पाठ का आरंभ करते हैं। ओम यो भूतं च भव्ये च शर्वं यशदितिष्ठति श्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वितानधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम परमात्मने नमो नमः। परमपिता परमेश्वर का
नमन करता हूँ। साथ में माँ पिताजी को चरण स्पर्श, सभी गुरुजनों को, मित्रों को मेरा सादर वंदन नमन, छोटे को शुभाशीष। आप सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। आइए हमने कल रात्रि चौपाल में चरक संहिता का श्रवण किया हम लोगों ने मिलकर के। हमारे वैद मित्र आदरणीय परमित्र दीपक आर्य जी के, उन्होंने चरक संहिता के बारे में संक्षिप्त में ज्ञान दिया स्वाध्याय के माध्यम से। तो हम भी आरंभ करते हैं। अष्टांग हृदयम। भाई राजीव दीक्षित जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज उनकी ही असीम कृपा आशीर्वाद रही तो हम आयुर्वेद में, इस आयुर्वेद की क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसी के दौरान दीपक आर्य जी से मिलना हुआ। फिर उनके माध्यम से, उनके ही दिशा निर्देश से हमारे सबसे अनमोल हमारे हीरा भाई गोविंद जी मिले, जिनके सानिध्य से, जिनका मार्गदर्शन से सदैव हम लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहा और इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। जैसा कि भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद हमने प्रण लिया था कि आयुर्वेद में खूब अध्ययन करना है, खोज करना है, शोध करना है। अभी हम कर रहे हैं और जारी भी रहेगी जब तक अंतिम सांस रहेगी। और इस आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने का हम सभी ने बीड़ा उठाया है। तो जैसा कि भाई राजीव दीक्षित जी का सपना था, हर घर में सरल चिकित्सा आयुर्वेद के माध्यम से, रसोई चिकित्सा के माध्यम से हर किसी को सरल चिकित्सा उपलब्ध हो जाए और वो हर घरों में एक वैद्य, यदि वो स्वयं चिकित्सक बन जाए तो हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, समृद्ध भी रह सकते हैं और अपना परिवार को बचा सकते हैं। तो इसी को लेकर के हमारे अग्रज तुल्य बड़े भ्राता पिता समान गोविंद शरण जी ने यह प्रण लिया था कि स्वस्थ समृद्ध भारत। फिर उसके बाद उन्होंने यह नाम चेंज करके स्वस्थ समृद्ध परिवार, क्योंकि हम जो देश विदेशों में यह सेवा दे रहे थे आयुर्वेद रसोई विज्ञान के माध्यम से, तो इन्होंने नाम बदल करके हम सब विश्व को दे रहे हैं, तो ये स्वस्थ समृद्ध परिवार ही क्यों नहीं बनाया जाए। तो इन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार नाम दिया। इसके माध्यम से आज विश्व के लोग हमारे चौपाल में, हमारे इस मीटिंग में जुड़ते हैं और सबका अपना अपना अनुभव होता है और अपना अनुभव भी देते हैं और यहाँ से अनुभव भी लेकर के जाते हैं। और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी मिलती है कि विश्व के और भारत के कोनों कोने से लोग जुड़ते हैं और आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद का ज्ञान, रसोई विज्ञान लोग सीखते हैं और सिखाते हैं और स्वयं में आत्मसात भी करते हैं। तो इसी तरह से श्रृंखला दर श्रृंखला चलते रहें तो हम एक न एक दिन अवश्य इस पे हम विजयी पाएंगे और जो भाई राजीव दीक्षित जी ने सपना देखा था उसे हम साकार कर पाएंगे। तो इस रसोई विज्ञान को, इस आयुर्वेद के विज्ञान को हर जन जन तक पहुंचाने का हम लोग का भी संकल्प लेना चाहिए। और आयुर्वेद को, जब तक हम आयुर्वेद का स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हम अच्छे वैद्य नहीं बन सकते। इसलिए भैया का दायित्व था, भैया ने मुझे दायित्व दिया कि आप अष्टांग हृदय का स्वाध्याय करेंगे। और हालांकि सबसे पहले तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, माधव निदान, इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए, आप लोग श्रृंखला दर से आप अध्ययन करते रहेंगे, लेकिन हम अष्टांग हृदय के माध्यम से आप लोगों को जो भी हमने पढ़ा है और अभी हम अध्ययन मेरा जारी है। हालांकि हम उतने ज्ञानी नहीं हैं, हम तो छोटे मोटे आदमी हैं और उतने संस्कृत के व्याकरणाचार्य भी नहीं है, संस्कृत भी अच्छी नहीं आती है।
जो भी मेरे पास ज्ञान है वो देने का प्रयास करेंगे। और बाकी अन्य अन्य टीकाकारों ने इस ग्रंथों का अ, वो लिखा है, टीका किया है, जिसमें हमारे पास जो देख रहे हैं ये अष्टांग हृदय है। ये है कविराज अत्रिदेव गुप्त जी का, जिन्होंने महर्षि भागवत जी के विचतम पे टीका किया इन्होंने। और इनका मुझे लिखा हुआ बहुत ही अच्छा लगा था। इससे पहले हम दूसरे अष्टांग हृदय का अध्ययन किया था मैंने, वो त्रिपाठी जी का था। तो उसमें और इसमें मुझे बहुत अंतर लगा, और इसका मैंने बहुत समय से इसका अध्ययन भी मैं कर रहा हूँ। और इससे पहले हमने चरक संहिता का भी अध्ययन कर रहे थे, और सुश्रुत संहिता का। अभी हम दो अध्ययन यही चल रहा है अभी, और बाकी इसका भी। जैसे कि बैस गुरु सत्यवान नायक जी ने बोलते हैं, उनका 15 वर्षों का 12-15 वर्षों का जो अध्ययन रहा है उनका, तो उनका कहना है कि यदि आप अच्छे वैद्य बनना चाहते हैं, अच्छे वैद्य बनेंगे, तो आपको सर्वप्रथम आपको चरक संहिता का स्वाध्याय करना पड़ेगा, चरक संहिता का अध्ययन करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर सुश्रुत संहिता का अध्ययन करना पड़ेगा। इसी तरह से माधव निधान का है, इसी तरह से अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रहम का है। तो इस तरह से हम अगर अध्ययन करते चलेंगे तो हम अच्छे वैद्य बन सकते हैं। और हम लोगों को जो सपना है कि हर ग्राम में एक वैद्य का निर्माण करना है। ये जैसे हम स्वास्थ्य रक्षक, जैसे भैया ने अभियान चलाए कि स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए, तो इस तरह का हम हर घरों में तैयार हो सकते हैं। लेकिन हमें स्वाध्याय बहुत जरूरी है, बिना स्वाध्याय का आप नहीं बन सकते। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। और प्रत्येक दिन आप कम से कम 2 पेज 4 पेज 10 पेज जितना हो सकता है यथासंभव आप जरूर 1 घंटे का 2 घंटे का समय दें, और उसमें आप पढ़ें। क्योंकि बिना आप वात पित्त कफ जाने, बिना शरीर विज्ञान को जाने आप कभी चिकित्सा नहीं कर सकते। क्योंकि आप छोटी मोटी किताबों से पढ़ के पूरी चिकित्सा नहीं कर सकते जब तक आपका प्रकृति पता ही नहीं हो। तो मूल रूप से हमें यह सब चीज जानकारी होना चाहिए, और एक वैद्य का यही यही लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए कि हमें सब चीज मतलब पूर्ण रूप से हमें चिकित्सा करेंगे तो फिर वो कठिनाइयां नहीं आएगी। हालांकि अभी हम उतने विद्वान नहीं हुए हैं, लेकिन स्वाध्याय करते करते हम भी विद्वान बन सकते हैं। और जैसे कि हमारे आज देखा जाए तो हमें पका पकाया सब कुछ मिला है। जैसे पहले तो बहुत संस्कृत में था, सब कुछ संस्कृत में ही था, उसको भाषा कर करके ये हिंदी के बहुत सरल शब्दों में हमारे बीच आए गए हैं। तो हमें ये समझिए कि सब कुछ पका पकाया मिला है, अब इसे हमें और सार देना है और अच्छे से अध्ययन करना है। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने विषय पे आते हैं। अ, ओम सादर नमस्ते सभी को, राम राम। तो आज हम सब महान आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आयुर्वेद में लिखा है, आयुर्वेद क्या है, इसकी व्याख्या आप सभी ने पूर्व में पढ़ने जानने समझने की कोशिश किए। पिछली जैसे कल रात्रि को हुई थी उसमें, तो होंगे ग्रंथों से आदि आदि विद्वानों के माध्यम से श्रवण किया होगा आपने। तो मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुई होगी। मेरा अपना मानना है कि स्वयं को स्वयं और दीर्घ समय तक जीवित रहने हेतु और समाज को आयुर्वेद का ज्ञान, स्वस्थ रहने का ज्ञान और आदि पर शोध करके जानना चाहिए इस धरती से। हम इस पावन भूमि पे, इस धरती पे हम जन्म लिए हैं, तो कुछ न कुछ करके हमें इस आर्यावर्त भारत भूमि से जाना है। तो इसके लिए समय समय पे अध्ययन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह ज्ञान जो हमें मिला है और मिल रहा है वो सब बहुत अधिक योग साधना तपस्या के बल से हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने खोज किया है। आज जो आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करते हैं अलग अलग लेखकों के माध्यम से, टीकाकारों के माध्यम से, जिन्होंने अपनी भाषाओं में व्याख्या की है। तो इस तरह से अन्य अन्य संहिताओं में ये लिखी गई है
और जितने भी आप संहिताएं पढ़ेंगे उसमें श्लोक तो सभी को अच्छे मिलेंगे, लेकिन उसकी भाषांतर जो है, उसकी व्याख्या जो है, थोड़ा सा अंतर जरूर मिलेंगे। तो अपने बुद्धिमत्ता अनुसार स्वाध्याय करें, क्योंकि आप एआई के माध्यम से भी लोग अध्ययन करना शुरू कर दिए, लेकिन एआई क्या है? एआई एक वो है, वो आत्मा उसमें है नहीं। तो एआई के क्या बताएगा? जो हम उस पे डाले हुए हैं वही आपको बताएगा। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक कहीं से ज्ञान लें। तो कम से कम हम तो यही बोलेंगे कि ग्रंथों का अध्ययन करें। ग्रंथ में वो सारी चीज लिखी गई है, और एआई के माध्यम से पढ़ेंगे तो मैंने कई बार प्रश्न करता हूँ तो सारे उल्टे जवाब देते हैं। वो लिमिट है, जो भी है उसमें लिमिट है। तो बुद्धिमत्ता अनुसार हम वहां पे श्रवण करेंगे, ज्ञान का अर्जित करेंगे। तो जैसा कि चरक संहिता के बारे में आपने पढ़ा, और अब आज हम पढ़ेंगे अष्टांग हृदयम। भाई राजीव दीक्षित जी अष्टांग हृदयम के बारे में बहुत अच्छा से उन्होंने बताया था कि अष्टांग हृदयम हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी है। ये भी बहुत अच्छी ग्रंथ है और सबको श्रवण करना चाहिए। तो हम आते हैं, पहला श्लोक हो चुकी थी, अब आते हैं दूसरा श्लोक। आयुः कमायेमानेन धर्मात् सुख साधनम आयुर्वेद पदेशेषु विधेयः परमाद्रः। श्लोक 2, अर्थात हिंदी अर्थ है, धर्म, अर्थ और सुख का साधन आयु है। इस आयु की जिस पुरुषों को चाह हो, उसे चाहिए कि वह आयुर्वेद के उपदेशों के अतिशय आदर करे। जिससे लोक धारण किया जाता है वह धर्म है। धारणा धारणार्थ धर्म इत्वाहु। गीता में कहा है कि उत्पन्न कुल धर्मानम मनुष्यानम जरनादन नरके नित्यम वासो भवित्यसो नुश्रूश्रुम। महाभारत में कहा गया है, उधर्व बाहु गृहमयोशन च कश्चिन गृह्णोति में धर्मार्थ कामक्स सधर्म की न सवेते। इस प्रकार धर्म धारयति प्रजा, अर्थात धर्म ही प्रजा को धारण करता है। धर्म से ही अर्थ और काम होते हैं। जिन लोगों का धर्म नष्ट हो जाता है उनका नरक में वास होता है। इसलिए धर्म की रक्षा, उसका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। कौटिल्य जी ने कहा है कि सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल धर्म है। मतलब सुख क्या है? उस तो हमारा मूल क्या है? वो धर्म है। बिना धर्म का सुख नहीं मिलेगा, बिना सुख का धर्म नहीं। तो इसी तरह से सुख का मूल क्या है? धर्म है। इस धर्म का साधन क्या है? यह हमारा शरीर है। इसी से भागवत जी कहते हैं, आयतनम विद्यानम मूलम धर्मार्थ काम मोक्षानाम श्रेय परम किमन्ये छरी रम जराम विहाक्यम। इसका अर्थ है, मांगना या याचना है कि जिसके पास धन होता है उससे दूसरे मांगते हैं, और जिसके पास नहीं होता है वो दूसरे से मांगते हैं। जिसकी याचना होती है उसी धन का नाम अर्थ है। तो यहाँ पे अब आगे कहते हैं, सुख क्या है? संसार में कई प्रकार का सुख है। किसी के लिए पुत्र पौत्रादि सुख है, किसी के लिए धन दौलत सुख है, किसी के लिए स्त्री सुख है, और किसी के लिए घुर दौड़ सुख है। परंतु आयुर्वेद की दृष्टिकोण से आरोग्यता ही सबसे परम सुख है। आयुर्वेद कहता है, ऋषियों का कथन है कि आपका जो आरोग्यता है वही सुख है। इसी से भगवान चरक जी ने कहा है कि सुख संगे कमारोग्यम विकारो दुख मेव च। यह सुख दो प्रकार का है। सुख दो प्रकार का है।
पहला है कि तदात्विक अर्थात क्षणिक या तत्कालिक, और आत्यंतिक अर्थात मोक्ष मुख। चरक में भी क्या हुआ? क्या है? जी क्षमा चाहता हूँ। तो ये हाँ, मोक्ष मुख अर्थात मोक्ष मुख। चरक में भी कहा है कि संस्कृत में लिखा है, हम आगे पढ़ते हैं। ये दोनों सुख आयु अर्थात जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आयु के ज्ञान को बताने वाले कथनों में अतिशय आदर करना चाहिए, क्योंकि धर्म से पारलौकिक सुख है, अर्थ और काम से इहलौकिक सुख है, परंतु आयुर्वेद से इहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार का सुख है। मतलब आयुर्वेद में दो चीजें हैं, जैसे इहलौकिक और पारलौकिक, दोनों ही प्रकार का सुख जो है वो आपको आयुर्वेद में मिलता है। तो जैसा कि हमारे महर्षि चरक जी कहते हैं, तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदामतः भक्षयते यं मनुष्याणां लोकैरुभयोरहितम्। इस तरह से हमारे चरक जी कहते हैं। अब अगला श्लोक तीसरा है, वो हम अगली कक्षाएं में रखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने सुख के बारे में पढ़ा, दुख के बारे में पढ़ा, सुख कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम अपने श्रवण किया। तो इस प्रकार था जी। सभी सभी को सादर नमस्ते। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वस्थ शरीर क्या है। जैसे महर्षि सुश्रुत जी कहते हैं, समदोष समाग्निश्च समधातु मलः क्रियाः प्रश्नमांतरियेण मनः स्वस्थ इति विधीयते। अर्थात जिस मनुष्य के वात पित्त और कफ ये तीनों दोष सम अवस्था में हो, जिसकी जठराग्नि न अधिक तेज हो न अधिक मंद हो, जिसकी रस रक्तादि सप्त धातुएं समुचित मात्रा में बनती हो तथा शरीर में स्थिर रहती हो, जिसकी मल मूत्रादि की क्रिया ठीक होती हो और जिसकी दसों इंद्रियां कार्य करने में सक्षम हो तथा मन और आत्मा प्रसन्न हो, वही व्यक्ति स्वस्थ है। यानी वही व्यक्ति धनवान है, वही व्यक्ति सर्व सुख संपन्न है जो इनको है। आगे लिखा है, धर्मार्थ धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मार्ग्यम मूलभूतमम। अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यह पुरुषार्थ चतुष्टाय मानव जीवन का उद्देश्य है, और इसी पुरुषार्थ चतुष्टाय की सिद्धि का मूल कारण आरोग्य है। जैसे कि आयुर्वेद में हम पीछे अष्टांग हृदय में पढ़े कि आरोग्य ही सबसे बड़ा सुख है। यानी बोलते हैं ना कि सर्वप्रथम सुख निरोगी काया, मतलब जिनका स्वस्थ शरीर है सबसे बड़ा धन वही है, अर्थात सबसे बड़ा जीवन जीने का विज्ञान वही है, वो है आयुर्वेद। शरीर यदि स्वस्थ नहीं है, रोगी है, तो पुरुषार्थ चतुष्टय की हो तो क्या बात, शौच स्नादि नित्य कर्मों का अनुष्ठान भी भली भांति नहीं किया जाता। रोगी स्वयं दूसरों पर भार होता है, वह किसी की क्या सेवा उपकार कर सकता तथा क्या धर्म कमा सकता है। इसलिए शरीर की स्वस्थ को पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए हमारे शास्त्रकारों ने सर्वप्रथम मुख्य स्थान दिया है। जीवन का चरम लक्ष्य, अंतिम ध्येय मोक्ष प्राप्त ही होता है।
जैसे कि मोक्ष उन्हीं को मिलता है, आयुर्वेद की दृष्टिकोण से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मोक्ष उन्हीं को मिलता है जिनका स्वस्थ शरीर होता है, जिनका जैसे अभी बात पीत कफ ये सब संतुलन होता है, कोई बीमारियां नहीं होती, उनके किसी प्रकार की रोग नहीं होते, और वो धर्म समाज में कार्य करते हैं, उन्हीं को ये मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसमें लिखा है कि यदि शरीर रूपी रथ स्वस्थ और दृढ़ नहीं है तो मार्ग में ही जीर्ण जीर्ण शीर्ण हो जाएगा तथा आत्मा अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। आवागमन के चक्र से न छूटकर दुख सागर में गोता लगाएगा। अतः आवश्यक है कि हमारा शरीर रूपी रथ जीवन यात्रा का साधन स्वस्थ और दृढ़ और सुगठित हो, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसा था। बाकी हम अगले कक्षा में और हम स्वाध्याय करेंगे। और जी सभी को सादर नमस्ते। ओम इति सम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मधुर आवाज में सरल भाषा में स्वाध्याय करके हमारी कानों मतलब कहते हैं कान ही नहीं मन भी तृप्त हुए। इस प्रयास में स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस अनोखे प्रयास में कि स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, तो आयुर्वेद पढ़ना ही होगा, आयुर्वेद को समझना ही होगा और अपनाना ही होगा। तो किस प्रकार अपने दैनिक जीवन को जीते हुए अपने आप को ज्ञानित करें, उस प्रयास में आप सभी हम एकत्रित हो रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी ओर से भाई अरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन जी। अब चलते हैं सामान्य कक्षाएं हैं, अनोखी कक्षा का अनोखा आनंद। किस किस को अपने नाखून चमकाने हैं भाई? हैंड रेस करना जरा, किसको किसको अपने नाखून चमकाने हैं? देखो भागी भागी आई, रोटी बना रही थी, भागी भागी आ रही है हाथ उठाने, बाकियों को नहीं। चलिए, सभी के करने होंगे। जी हमारा अपडेट हो गया, ये रिएक्शन कहीं और चला गया, हाथ उठाने कोई बात नहीं दीदी। मतलब ये जो अपने हाथ के नाखून है ना, इसे अगर सुंदर बनाना हो तो घर में नींबू हो जाते हैं, नींबू निचोड़ के जो फेंक देते हैं उसको फेंकिए मत, उसके छिलकों को नाखून पे रगड़ लीजिए। घर में मलाई है, दूध में से है, मलाई पड़ी है, तो उस मलाई से नाखूनों की मसाज कर लें। नींबू की छिलकों से मसाज, रगड़ाई, उसके बाद मलाई है, बादाम का तेल है, और सबसे अद्भुत अरंड का तेल। नियमित रूप से अगर हम अपने नाखूनों की देखभाल इस प्रकार करेंगे तो नाखून पूर्णतः स्वस्थ, सुंदर, चमकीले। ठीक है, ये तो हो गई पोटली की एक अनोखी जानकारी। और ऐसा कुछ नहीं, मैं भी नकलची बंदर हूँ भाई, तो सिंपल से बता रहा हूँ, मैं बहुत नकल मारने में तो मैं सबका बाप। ठीक है, नकल मारने में सबका बाप। आज अपनी किताबों को पढ़ा हुआ समेट रहा था, थोड़ा सा देख रहा था, तो देखते ही मैंने ऐसे खोला और ऐसे देखा, मैंने कहा ला भाई आज यही। सामने वाले को क्या पता, सामने वाला सोचेगा बड़ा ज्ञानी है। मैंने कहा भाई ये रहा ज्ञानी, ज्ञान का खजाना, जिसका नाम है अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। और राजीव भाई तो ऐसे कहते हैं, कार्यकर्ता का जो नियम होना चाहिए, उसके जो गुण होने चाहिए, उनमें गुणों में जो सबसे अहम गुण बताए वो तो बताए लंगोट का पक्का। जो भी कार्यकर्ता, या कार्यकर्ता तो कहना एक सामान्य सी बात है, अगर मैं कहूँगा तो हर नागरिक का पहला गुण होना चाहिए, इस मानव जीवन में हर किसी का पहला गुण होना चाहिए
लंगोट का पक्का, फिर जेब का पक्का, फिर स्वाध्यायी। तो लंग बाकी इस पे भी चर्चा का विषय करेंगे। एक तो ये छोटी सी, अभी पोटली में बहुत कुछ बाकी है। इसका नाम है क्रोमा थेरेपी। ठीक है, चिंता ना करो, आप लोग का एडमिशन कराने वाला हूँ एक्यूप्रेशर के स्कूल में, जिसकी पहले क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाएगी। एक्यूप्रेशर, एडवांस एक्यूपेंचर, एडवांस एक्यूप्रेशर और एक्यूपेंचर, इसकी भी क्लास कक्षाएं लगेगी। और वो भी टेक्स्ट बुक से। इसकी 24 टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद हम सभी, अब वो कब कितने दिन में पूरा होगा अलग बात है, लेकिन बीच बीच में तो आनंद लिया जाएगा, तो उसी आनंद का एक आनंद ले लेते हैं। उदाहरण बता रहा हूँ, एक महिला के दांत सही सलामत थे, अनानस LI1 बिंदु की खिड़की के पल्लों के बीच दब गया। मतलब एक दांत सही सलामत था और कोई चोट लग गई उसको, और वो चोट लगना मतलब इनकी जो परिभाषा है एक्यूप्रेशर में कि उस जगह दबाव पड़ गया, और ऐसा दबाव पड़ा कि उसके दांत गायब हो गए। मतलब कुछ विशेष, तो ये इस तरीके, एक महिला के दांत सही सलामत थे, अनानास से जो एक्यूप्रेशर के हिसाब से जो पॉइंट बताए गए हैं, उस पॉइंट पे खिड़की के पल्लों के बीच दब गया और उस महिला के आगे के ऊपर के दांत हिलने लग गए। दूसरा उदाहरण, 7 वर्ष की एक बालिका के आगे का नया दांत निकलना प्रारंभ हुआ, पर पुराना दांत टूटा नहीं था। डॉक्टर ऑपरेशन द्वारा पुराने दांत निकालने की सोच रहे थे, तभी संजोगवश बच्ची की उंगली दरवाजे में आकर दब गई। संजोगवश बच्ची की उंगली दरवाजे में आकर दब गई। उसी दिन उसका पहले वाला दांत अपने आप निकल गया। रोगी की आंख की पुतली थोड़ी ऊपर रहती है तथा उसके नीचे सफेद अंश दिखाई देता है। इस तरीके से मतलब ये एक छोटी सी उदाहरण के तौर पे एक्यूप्रेशर का विशेष महत्व, जो हम सभी की उम्र हो चुकी है, उस उम्र में हो चुके हैं, जहाँ पहुंच चुके हैं जहाँ पे पकी पकाई खिचड़ी और पके पकाए भोजन मिले। पूजा अरोड़ा दीदी बड़ी अच्छी बात कह रही थी कि हमें पकी पकाई खीर और साथ के साथ ऊपर से रेबड़ी, वो क्या मेवे वगैरह डले हुए, काजू पिस्ते बादाम भी ऊपर से डले हुए हैं, तो वो मिल रहा है। तो उसी तरीके से देने का प्रयास। ठीक है, और एक हम स्वाध्याय करेंगे कलर एंड नंबर थेरेपी। बहुत छोटी पुस्तक है, ज्यादा नहीं। इसे तो अगर आप लोगों ने किसी दिन लगातार अगर 4 दिन लिए थे, कलर एंड नंबर थेरेपी खत्म। और इसके जो ये जो देख रहे हैं, जिन्होंने कलर थेरेपी हैं, जिनके काफी सारे सेशन चलते हैं, जिन्होंने ये बुक लिखी है, उन्हें चौपाल पे लाने का या 11 बजे की कक्षा में प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरी इनसे 3 बार व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हो चुकी है। एक ये कुछ चीजें हैं, और अब कुछ आप लोगों की भी बातें कर लें, क्योंकि नहीं तो कहेंगे भैया ये तो अब पूरा का पूरा पढ़ा के ही मानेंगे, एडमिशन करा के ही मानेंगे। जी, अब क्योंकि अब समय कम मिलते हैं ना, थोड़ी बहुत बातचीत भी करनी है, क्योंकि परिवार में जब तक बातचीत नहीं होता तो आनंद नहीं आता। और वीडियो बंद था तो क्या हो रहा था वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं। कान तो इधर थे और हाथ इधर था। ठीक है, इसमें कुछ पिसाई हो रही थी। तो आप लोग भी जैसे काम करते हैं मैं भी काम करता रहता हूँ भाई। आप लोग रोटी बेलते हैं, मैं अपना जब कुछ ना कुछ अलग बेलता रहता हूँ।
जैसे आनंद हेमंत भैया हैं, अपना कंप्यूटर पे किसी का फॉर्म भर रहे होते हैं, गलती से किसी का नाम, उसके पिताजी का नाम की जगह पति का नाम डाल दें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खासियत है कि जब से हम यहाँ हो गए, इधर आए हैं ना, तो हम लोग की एक्टिविटी बढ़ गई है, सेंस बढ़ गए हैं, कॉमन सेंस बढ़ गया, एकाग्रता बढ़ गई, हर अंग का सही उपयोग हो रहा है, दिल, दिमाग, आंख, नाक, कान, सबका सही उपयोग। किसी की आंख चेक करवानी हो तो उसे चौपाल में ले आओ, वो थोड़ी देर में वीडियो में देख के गए, वो ये कर रही है, देखो उसने ये रंग का बना है। आ रखी है, कूड़े फेंक दीजिए। क्या हुआ? कूड़े की गाड़ी आ गई आपकी तरफ। मेरे तरफ कूड़े की गाड़ी आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं। जाइए जाइए चलिए 2 मिनट में कूड़े वाले को, जबकि कूड़ा जी अनमोल होता है, कूड़ा फेंकना नहीं चाहिए। कूड़ा कूड़े वाले गाड़ी को कूड़ा दान करके आते हैं, दान ही तो करना है। अभी तो ज्ञान का दान कर रहे थे, ज्ञान का दान हुआ, अभी ज्ञान का दान किए, अब कूड़ा का दान करेंगे दान, उसके बाद फिर आएंगे। और सही कह रहे थे कि मल्टीपर्पस होने की आदत हो गया है, कीबोर्ड पे भी काम कर रहा था तो का एक फॉर्म भी भरा था, और हम भी गोविंद जी की तरह बगल में बुक रख करके मौका मिलता है तो कभी पन्नों को पलटने की आदत बना रहे हैं कि कुछ ना कुछ। तो इसी बीच में हम लोग के बीच हैंडेज हो गया तरन्नुम दीदी का, तो तरन्नुम दीदी का हैंडेज ले लेते हैं। कितना कान तेज है, कूड़े की गाड़ी हॉर्न यहाँ लगा रही है और मेरे घर पे आवाज जा रही है। जी तो मैं आपकी अर्धांगिनी ना। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पता है मैं आंवला सिक्का का रीठा वाला कढ़ाई में डाली हुई थी और बाल में लगा, मेरा हाथ बिल्कुल ब्लैक था। सोच ही रही थी कि सर्दी में नहीं करूंगी, पूरा हाथ अब साफ कैसे होगा। भैया ने नींबू बोला, मैं फौरन पेड़ से तोड़ कर मली, हाथ वाइट, नेल वाइट। क्या चमत्कार हो गया, पूरे हाथ भैया काले एक काले क्वेश्चन हो है रहे भैया। थे। हाँ जी दीदी। भैया भैया धातु स्रावित पानी में ना भैया, वो सब कोई क्या कर रहे हैं, वो तांबा को डेली साफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो तो साफ करेंगे ही। वही पूछ रही हूँ कि कोई कर रहे हैं कि नहीं, और कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? तांबे साफ करने के लिए तो ताम्र वाला आता है, ये पाउडर आता है ऑलरेडी, उससे नहीं भैया भैया, नींबू पाउडर से क्यों भी यूज तो करना साफ भैया? होता है। नींबू और नमक से आराम से होता है भैया। नींबू से भी तो साफ हो जाता है संजू दीदी, बिल्कुल। हाँ, नींबू नींबू नमक से साफ होता है, नमक से। नींबू और नमक से। हाँ, मैं वही कर रही हूँ भैया। जी लेकिन भैया बिल्कुल, उससे उसमें साफ क्या हो बोलते जाता है। हैं, हाँ, और सोने में भी काला काला कलर चल रहा है हल्का हल्का उसका। वो तो सुहागे से साफ हो जाएगा, सुहागे के पानी से। सुहागा डाल अच्छा, के पानी को सरफ में भी, पानी में सरफ डालकर थोड़ी सी हल्दी डालकर भी खौलाएंगी ना, एकदम चमचम हो जा रहा है गोल्ड भी। नहीं सरफ तो यूज डेली मत साफ करो। करना है, सिर्फ यूज डेली नहीं क्यों करेंगे? साफ करेंगी, 2 दिन 4 दिन पे कर देंगी, गोल्ड को क्या रोज साफ नहीं, करेंगे। कॉपर तो नहीं, तांबा तो डेली करना पड़ेगा दीदी। हाँ कॉपर तांबा कर वैसे यूज देंगे, पूरा, करेंगे। हाँ, क्योंकि तांबा पूरा ओवरनाइट यूज किया हुआ वापस अपने यूज नहीं कर सकते। अच्छा भैया, फलेरिया के लिए कोई दवा बताइए जो पाँव बहुत सूज जाता गाँव में है, शहर में है? है। शहर में ही है, लेकिन दोनों मिल जाएगा। गांव में भी मतलब ऑफिस जाते होते हैं जीजा जी। गाँव में है तब तो बेल के पत्ते और काली मिर्च, इसको पीस के जी, मौसम में उबाल के पिए। बेल के पत्ते और काली मिर्च को पीस के उबाल कर पिए। कितना टाइम पीना है? सुबह शाम। ठीक है भैया, वही करवाती हूँ। ठीक है, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया बेल की डंडी भी ले सकते हैं, इसमें बेल का तिनका भी ले सकते हैं। ये कई जगह, किसी जगह वो लिखा नहीं, लेकिन पत्ते को कई जगहों पे लिखा हुआ है। जी भैया जो व्हाइट भैया डिस्चार्ज के लिए चिरायता बोले थे ना भैया, उसका डंडी मिल रहा है बोली, मैं बोली डंडी ले लो। चिरायता, तो डंडी तो आती है चिरायते की, लकड़ी तो आती है, मतलब झाड़ी, अच्छा, चिरायता की मैंने झाड़ी होती है, वो झाड़ी को ही सुखा के आगे प्रोवाइड किया जाता है। तो भैया सामने वाला ने बोला कि ये तो प्रेशर डाउन कर देगा, तो वो बोल रही कि मेरी बेटी का प्रेशर ऐसे बहुत डाउन हो रखा है तो मैं नहीं दूंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप ये प्रक्षालन के लिए यूज कर लीजिए, पीने के लिए कैसे करना है मैं पूछ के बताऊंगी बोली।
कोई बात नहीं, ऐसा है। प्रेशर 90/60 के आसपास आ गया है बेटी का। कितना? 90/60 के आसपास बता रही थी। तो कोई बात नहीं, बादाम काली मिर्च को घी में भून के उसमें ये किशमिश डाल के 15-20 दिन जी 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 लेके ठीक नॉर्मल ठीक हो ठीक है जाए। भैया, ठीक ठीक है भैया। जी रीना नवलानी दीदी। जी जी दीदी। भाई है ना, एक माता जी हैं, तो वो उनकी एज तो मैंने नहीं पूछी, पर हाँ वो वॉकर पे चल रही थी, तो उनके घुटनों की प्रॉब्लम है, तो मैंने तो उनको ये बताया। और है ना, हाथों में भैया खुजली खुजली भी होती है, हाथों में ऐसे ऐसे, हाथों में मतलब आगे वाले हिस्से में, आगे दोनों दोनों हाथों ऐसे, ये इन दोनों में। तो वो बोल रही थी उसके लिए, तो मैंने तो थोड़ा सा मुझे वो लगा कि नारियल तेल, और ये बोला मैंने कपूर, लेकिन और लहसुन आदि पाक तो मैं बताऊंगी अभी उसकी वो। और मैंने लहसुन वाला दूध बोला भैया, जी और एक बंधन उपचार का बोला, और ये चीज बोली है मैंने। तो अब और इसके अलावा हाथ जो खुजली का है वो क्या, कैसे मतलब क्या बोल सकती हूँ उनको? खुजली के लिए, जब मोटी चमड़ी में खुजली हो रही हो तो पहले गुनगुने पानी में उसको डुबो के रखें। उसके बाद अपना खुजली के लिए जो तेल बनाते हैं, कुछ नहीं मिल रहा हो तो नारियल के तेल में ही फिटकिरी, कपूर, गंधक, सुहागा, इनका फुलाया हुआ अशुद्ध गंधक मिला के रखें और उससे मालिश करें। लेकिन पहले गुनगुने पानी से, मोटी चमड़ी में हमेशा गुनगुने पानी से पहले उसको मुलायम कर लें त्वचा को। ठीक है भाई जी। नवनीता लाडवा बहन। भैया जी, वंदे मातरम। भैया जी, सर्दी में जैसे मेरे हाथों में स्वेलिंग हो जाती है और पाँव में और हाथों में, इनमें खारिश होती है भैया जी। हम्म। पूरी सर्दी निकल गई तब? रात को ही होती है भैया जी, अब अभी होने लगी है। ठंड हो रही है, अभी कहाँ चली गई भैया जी सर्दी? अच्छा। धूप तो निकल नहीं रही एक हफ्ते से। हम्म। कोई बात नहीं, अरंड का तेल में कपूर मिला के गरम हल्का सा गुनगुना करके मालिश कर लो। ठीक है भैया। और मेथी है ना, मेथी, मेथी को पानी में उबाल के शहद मिला के पियो। ठीक है। रश्मि यादव बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक बहन है 30 साल की, तो उसको शादी को 3 साल हो चुके हैं, चौथी साल चल रही है। तो उसको फेलोपियन ट्यूब, उसको बेबी कंसीव नहीं हुआ, तो फेलोपियन ट्यूब जो है वो डॉक्टर ने दोनों बंद बताई हैं। तो ये 10 महीने से कोई होम्योपैथिक दवा, तो मैंने कहा दवा भेजो, कई बहन ने वो डिब्बी में वही ने उन्होंने ही दवा मिला के भेजी होगी, और ये बता दिया कि तुम्हारे अंडाणु जो हैं वो 2% हैं। तो भैया क्या बताऊं, अभी आया था फोन उसका, तो क्या बताऊं उसको मैं। देख देखिए बताओ, जब फ्लूपियन ट्यूब्स बंद है तो उसको जी। लगा कि अंडाणु 2% है। जब बंद है तो वहां से तो अंडे निकलेंगे ही नहीं। तो वही तो भैया मेरी समझ में नहीं आया, तो अभी तो मैंने उससे ये कह दिया, अभी तो जब तक इतना पता नहीं था तो मैंने तो उसको ये बता दिया कि वो पात्र वाला ट्राई करने के लिए, कि उसमें वो जो आप नहीं बताते दो चेक करने के लिए अंडाणु, तो मैंने पति पत्नी को वो बता दिया, क्योंकि हमको जानकारी नहीं थी तो रखना भी था, तो हमने कहा तुमसे हम बात करेंगे 2 बजे के बाद, अभी हम व्यस्त हैं, ऐसे मैंने उसको ये वाला भैया बता दिया। अब आप बताओ मैं क्या बताऊं उसको। कोई बात नहीं, एक तो अरंड तेल की मसाज, जी पेड़ू वाले हिस्से में, ओबरी वाले हिस्से पे, जी। और भाप, हाँ अजवाइन, मेथी, कलौंजी, काला तिल और सौंठ, जी गाजर के बीज, बथुए के बीज, मूली के बीज, ये जो भी हैं, जो हम लोग मासिक धर्म में पीरियड लाने के लिए करते हैं, ये जी जी
बच्चेदानी, जो बच्चेदानी का मुंह बंद होता है फिलिपिंडिस, उसके खोलने के काम भी आता है। अच्छा अच्छा। इसका काढ़ा गुड़ में मिला के बना के सुबह शाम। जी। अजवाइन, मेथी, सौंठ, काला तिल, बथुए, मूली बीज, गाजर बेर, 8 चीजें हो गई। ठीक भैया। हाँ जी। जी, और बस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक भैया, धन्यवाद। संजू बहन। वंदे मातरम भैया। भैया जी वो संतानोत्पत्ति वो जो बनाया था, आ, वो जो ले रहे हैं उनको जलन बहुत हो रही है भैया को। भैया भाभी दोनों ही मतलब सारे दिन जलन रहती है भैया। उसके लिए क्या बताऊं उनको? कितना खा रहे हैं? जी खा रहे हैं एक एक चम्मच, मतलब जो दीदी ने बताया था, मोनिका दीदी ने भेजा था। एक एक चम्मच से तो जलन नहीं होनी चाहिए। एक चम्मच ही बताया था, कम से कम वो ग्राम कितना बताया था मुझे नहीं पता, उस हिसाब से ही वो खा रहे हैं, तो जलन हो रही है उनके तो। भाई बहन, कैसे जलन हो गई? इधर तो हमारा बेटा जब तक हम देते ना तो हमारा तो सब खा जाता। तो एक दिन में वो तो 1 चम्मच, मेरा तो बड़ा तो पीस खा लिया वो 2-3। जब तक उसको दिया दिया। किसी और कारण से जलन हो रहा होगा, इससे जलन नहीं। जी। जी भैया, तो दोनों का ही हो रहा है। भैया का होता तो मैं यूं सोचती, हाँ दोनों ही कहते हैं छाती में यूं जलन सी रहती है, तो उसके लिए फिर मैं कोई कुछ बताऊं तो क्या बताऊं भैया? एक काम कर, चाय वाय तो नहीं दीदी पी लेते पहले हैं? उनसे ये पूछिएगा। चाय कॉफी तो ऐसे ही बंद है। चाय वाला नहीं। दूध, अच्छा अच्छा। खट्टा तीखा, ये तो बंद ही है। जी। हम्म, पूछ के देखो, कोई इलायची सौंफ वगैरह क्या बताऊं भैया? नहीं बताना अभी कुछ। पहले उनसे पता तो करो कि क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे तो जलन होनी नहीं चाहिए। अगर जलन हो रही, अगर बता ही दोगे तो फिर तो कहेंगे अच्छा फिर मैं गलतियों पे गलतियां करते जाऊं। हाँ हाँ हाँ, ठीक भैया। पहले ठीक है भैया। अभी तक जिन्होंने भी खाया है किसी को जलन नहीं हुई है इससे। तो जलन कैसे हो सकती है? अगर हो रही है तो फिर आप पहले वो देखें कि क्या खाएं। भाई या तो दोनों को हो रही है, इसका मतलब जिस दिन जलन हो रही है उनके घर पे, घर के खाने में कहीं ना कहीं वो मिर्च मसाले आ चुके होंगे, जबकि ये मना है। तीखा, चाय हम्म। कॉफी सब मना है। जी भैया, पूछती हूँ मैं फिर। ठीक भैया। जी भैया, धन्यवाद। ये तो वो वाली कहानी हो गई। मैंने किसी को मुलेठी का काढ़ा बोला था पीने के लिए, तो उसने कहा मेरे को इससे छाले हो गए। मैंने कहा भाई गंगा जी में डुबकी लगा ले तब भी ना मानू। तो बाद में पता चला, कहानी पता करते करते पता चला जी उन्होंने गरम गरम घी खा, वो खीर खा लिया था। मुंह जलाया खीर से, बदनाम कर दिया मुलेठी को। जी मीरा दीदी। वंदे मातरम भैया। एक 50 साल की महिला है, उसको दाद हो रहा है योनि मार्ग के आसपास का एरिया में। जी जी। तो क्या बताऊं भैया? एक तो क्या बोलते हैं, फिटकरी के पानी से सफाई, जी। और अरंड के तेल में ही फिटकरी मिला के या सरसों के तेल में फिटकरी मिला के उसे मतलब अच्छे से बारीक एकदम पीस के मिला के थोड़ा गर्म कर लें, क्योंकि सर्दी का मौसम है जल्दी उस पर असर आएगा नहीं, तो गर्म करके फिर उसे लगा लें। हाँ, सरसों ठीक का है भैया। तेल। और इससे ना यूरिन इन्फेक्शन भी ज्यादा रहता है, बोलते हैं हर समय पेशाब में जलन रहती है। पेशाब में जलन रहती है तो इस मौसम में तो अभी क्या बोलते हैं, पेशाब कितना आता है, कम या ज्यादा? मतलब वो क्या है, बर्तन मांजने का काम करती है जैसे हमारे यहाँ भी। हम्म तो दूसरे अपार्टमेंट में जहाँ जाती है उसको वो सुविधा नहीं मिलती है। हम्म तो कारण तो देखिए वो है, लेकिन ठीक है, गरीब है, उसको तो करना ही है। हम्म। तो कोई बात नहीं, फिर या उसको तो धनिया मिश्री बोल दीजिएगा, चबाएगी। जी। जी भैया। उसके लिए साधारण आराम से हो जाएगा। जी और भैया। आपके घर में आए तो उसको 2-3 चुटकी फिटकरी बना एक गिलास पानी में गर्म करके उबाल के ठंडा करके, अगर भसम है तो भसम दे दीजिएगा। जी ठीक है भैया। हम्म और भैया वो अमृत धारा बहुत अच्छी बन गई है, कांच की बोतल में, और कांच की ही उसकी ट्यूब है। हम्म। बहुत अच्छी बन गई है और बहुत रिजनेबल भी पड़ती है भैया। जी जी जी। घर बैठे बहुत आराम से बन गया। हर किसी को देने में पहले लगता था कि हर किसी के घर में होनी चाहिए। हम्म तो जैसे गुरुजी का जो दवाई जिनके यहाँ चल रही है उनको तो गुरुजी से ही भेज देती थी पहले, हम्म। कि ठीक है आप अमृत धारा अपने घर में रखो ताकि सर्दी बुखार में इसको काम में ले सके। और अब तो मेरे पास इतनी सारी बन गई है, आराम हो गया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। सुमित्रा दीदी।
कोयल सी आवाज, ये वही है ना, सुमिष्ता? नहीं, सुस्मिता है भैया। सुमिता है। जी दीदी, माइक अनम्यूट करो। श्रीजा दीदी, माइक अनम्यूट करना। बबली भैया जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। कहाँ कहाँ नाम बदल लेते हैं ये लोग। अरे वो गुड़िया की ऑनलाइन क्लास चल रही थी ना भैया, उसका रखा, वो नाम डालना पड़ा था, कभी चेंज नहीं करा। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। भैया जी, मेरे चेहरे पे ना तिल निकले ही जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत ज्यादा हो गए हैं चेहरे पे। तो अच्छी बात है, कम से कम पड़ोसी पड़ोसी नजर नहीं लगाएंगे। हाँ, नजर लगा दिए पड़ोसियों ने, कहते थे बहुत साफ चेहरा है। ऐसा है अभी। बहुत ज्यादा हो गए हैं भैया जी, घर में तो अंदर नहीं पता चलते, उजाले में तो पूरा चेहरे पे सितारे बन रहे हैं। धनिया का धनिया आ रहा है, हरा धनिया आ रहा है इस टाइम पे, हरा धनिया का लेप लगा के सूखने के बाद। और स्किन भी लूज हो रही है भैया जी, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, अलग तो नहीं हुई है ना अभी? ऐसे लटकी हुई दिखती है। ठीक है, मतलब जितना सुंदर होते हैं उतना ही ये लोग और ज्यादा तंग करते हैं। नहीं भैया जी, अच्छा पहले तो पतिदेव तो मेरे नखरे निकालते ही हैं, उनकी तो कोई बात नहीं, पर अब पड़ोसी वड़ोसी सब टोकने लगे कि अभी से इसकी इतनी क्यों वो दिख रही है तुम्हारी। कोई बात नहीं, धनिए का लेप लगा लो और अरंड के तेल में फिटकरी मिला के धूप में रख के उस तेल से मालिश कर लो। चेहरे ठीक है, चेहरे ठीक है भैया की जी। टाइट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भैया जी। जी, हेलो खुशबू बहन। सुनिए जी वंदे मातरम भैया जी। जी, आपने जो मुझे मेडिसिन बताई थी उससे काफी आराम है। धनिया और फिटकरी उबाल के उसमें अमृत धारा मिला के उससे भी वॉश कर चल रही हूँ मैं छोटे, भैया। मैंने पानी पिला लिया, आजा। भैया अपना अपना ये माइक पूछना, बंद कर ले। हाँ जी दीदी, भैया दोबारा जो आपने दोबारा दवाई दोबारा बोलो बताई थी प्लीज। मुझे, भैया जी जो आपने वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए दवाई बताई थी, मुझे बहुत परेशान हो गई थी। 2-3 दिन से मुझे आराम है बहुत, थोड़ा इचिंग वगैरह भी है और स्वेलिंग था वो भी आराम है। भैया वो धनिया का पानी उबाल के उसमें फिटकरी और अमृत धारा मिला के उससे वॉश कर रही हूँ, उससे भी काफी राहत लग रही है भैया। और ये पूछना था मुझे कि एक बहन को मैंने वो जायफल और मिश्री वाला उपाय बताया था मैंने कंसीव होने के लिए, वो 3 महीने से कर रही हैं, लेकिन उनका जो पीरियड साइकिल है वो 22 डेज पर ही आ जा रहा है भैया। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो उनके उनके लिए क्या बताऊं मैं? पहले उनको भाप वगैरह बता रखा है, वो लेती हैं कंटिन्यू। अरंड के तेल का मसाज भी बताया था उनको। स्वर विज्ञान से संबंध बनाने के लिए बोलो। जी अभी उनको बताया था, ये 5-6 दिन पहले ही बताया था, लेकिन पीरियड के लिए वो बोल रही थी कि जल्दी ही आ जा रहा है 22 डेज पर ही, तो उसके लिए कुछ बताना है उनको। कोई बात नहीं, इस बार ना जैसे ही पीरियड से होके संबंध बना के रहें तो फिर उसके बाद मुलेठी का सेवन नियमित रूप से करें। जी भैया। अगर अफोर्डेबल परिवार से हैं तो फलम धृत या कल्याणम धृत सुबह शाम 1 चम्मच। जी भैया। भैया इसमें मैं एक धन्यवाद। क्वेश्चन पूछूं भैया? एक मिनट दीदी, आपने फिर होम्योपैथी की दवाई भी लाई थी या सिर्फ ये घर की चीजें करी? नहीं, होम्योपैथिक ले आई थी भैया उसी दिन, जिस दिन आपने बताई थी उसी दिन ले आई थी मैं। घर की चीजें तो कर ही रही थी, लेकिन कुछ आराम नहीं लग रहा था। लेकिन अब वो धनिया वाला बहुत काम कर रहा है, वो नहीं किया था मैंने। आपने बताया ना कि धनिया में फिटकरी मिला के उबाल के उससे वॉश करो, उसमें थोड़ा सा अमृत धारा मिला के। जब बना तो मैं रात को सो भी नहीं पाती थी, बहुत परेशान हो गई थी 1 हफ्ते से। अब 2-3 दिन से आराम से सो रही हूँ पूरी रात, बस इचिंग वगैरह हल्का फुल्का है, और जो रेडनेस हो रखा था बहुत ज्यादा, वो बहुत कम हो गया है, बहुत हल्का सा रह रहा है अभी। जी दीदी। जी भैया। पतिदेव जी, हाँ जी, भैया पहले गाजियाबाद से 3 कार्टून आ रही है, कहाँ मंगवाना है? सेंटर पे। ठीक। भैया ये पीरियड के टाइम में आप बोल रहे हो ना संबंध बनाने का, तो कहीं मैंने सुना है, शायद गरुड़ पुराण में सुना होगा भैया, मतलब पीरियड के टाइम में संबंध बनाने से भैया संतान वैसी नहीं होती, ऐसा सुना हुआ है। हाँ भैया, ये भी मैं भी पूछने वाली थी कि वो गुरु जी हैं हमारे, वैसे तो उम्र में बहुत छोटे हैं हमारे से 4-5 साल,
तो पता नहीं वो इसके लिए तैयार होंगे पीरियड टाइम पर कि नहीं होंगे। अब इसलिए मैंने स्वर विज्ञान तो बोला, लेकिन ये चीज उनको नहीं बोला है कि पीरियड टाइम में करना है गुरु माता को। कोई बात नहीं, ऐसा है, दो चीजें हैं। पहली चीज, जो ये बात लिखी हुई है, जहां भी लिखा हुआ है, बार बार लिखा हुआ है, तो सही भी है। लेकिन जिसको नहीं हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है, उनको मरता क्या नहीं करता, उसके लिए तो सारे पाप पुण्य हो जाते हैं। भैया उनको शादी के 7 साल बाद कंसीव हुआ था। मैंने आपको एक बार अरे पूछा दीदी, था ना मैं कि उनके। उनके सवाल का जवाब दिया है। मैंने जी भैया। सवाल का जवाब दिया है कि सारे पाप पुण्य हो जाते हैं जब मरता क्या नहीं करता। अपनी जान बचाने के लिए मारते हैं ना लोग। सांप अपने अंडे खाता है ना। जी। है, अगर सांप अपने अंडे ना खाए तो हम सांपों पे ही घूमते रहेंगे, पता है। तो कुछ चीजें बाकी ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर बाकी दिनों में स्वर का ध्यान रखें। जी भैया, एक बार कंसीव हुआ तो पिछली साल उनको, लेकिन वो बच्चे जल्दी हो गए 7वें महीने में तो खत्म हो गए। मैंने आपसे हम्म पूछा था उस टाइम पर, लेकिन बच्चे नहीं बच्चे हम्म। 2 हुए थे जुड़वा। जी। अभी एक दीदी का और बच्चा हुआ है हम लोग के बीच में, फरीदाबाद से हैं। उनको दो लड़के 15 साल और 13 साल, 15 साल 13 साल, यानी कि पिछले 12 साल से वो लगे हुए थे। आखिरकार पिछले 2 महीने पहले जीत हासिल हुई, जुड़वा बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसमें से एक बच्ची नहीं रह पाई, लेकिन ठीक है, एक बेटे की चाह थी, बेटा तो आ गया। अभी आएंगे वो ठीक है जल्दी, भैया। चौपाल में आएंगे। उन्होंने मतलब राजीव भाई को सुनने के बाद आयुर्वेद को अपनाते अपनाते आखिरकार 12 साल बाद जीत मिली। ठीक है भैया। तो फिर कभी स्वर विज्ञान से ही हुए भैया? नहीं, वो तो कहते ना, इसमें तो साम दाम दंड मतलब सारा अभिमन्यु के घेरने के लिए सारी चीजें चलाई गई। ना जाने जी कितनी भैया। बार उन्होंने जायफल मिश्री किया, कितनी बार अलग अलग जितने भी करीब 52-53 तरह के उपाय तो मैंने ही मतलब पिछले 10 सालों में उनको बताए। मतलब 8 सालों में, 8 साल से तो मेरे ही संपर्क में है। तो लेकिन आखिरकार जीत हासिल हुई, ये कहने का मतलब। डाली बीबी, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद दीदी। ये बना बहू है, उसका उम्र 45 का लगभग है। तो उसको दाहिने कान में सुनाई नहीं दे रहा था, तो डॉक्टर करने गई थी। डॉक्टर बोला जो कान का सिरा चप गया, मतलब खराब हो गया। उसको बोला जो ऑपरेशन करने बिना रिपोर्ट कराए। तो हमको पूछ रही थी, तो हम बताए जो अपना पेशाब पकड़ के धूप में 1 हफ्ता रखो और उसी को ड्रॉप करके छोड़ो। और कुछ बताए? हाँ, एक अपामार का पेड़ अगर मिल जाता है तो उसके पंचांग ला के जला के उसकी राख को तिल के तेल में पका के वो डालें। या अपामार का अपामार्ग जो होता है, उल्टा कांटा, या जलकुंभी। जलकुंभी आजकल अभी जलकुंभी के पौधे नजर आ जाएंगे, उसको ला के सुखा के मतलब उसको कूट पीस के उसका रस निकाल के उसको तिल के तेल में पका लें। जलकुंभी की शकल पूरा का पूरा उसकी क्या बोलते हैं, कान की तरह होती है। उसका जो शेप है कान की तरह होता है जलकुंभी का। इसीलिए आयुर्वेद जी। में कुंभी तेल भी आता है, जो कानों की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाई जाती है। जो तेल मिल जाएगा? कुंभी तेल के नाम से तो मिल जाएगा, कुंभी का तेल मिल जाता है आयुर्वेद में। फिर एक बेल बेल से बनने वाली जो तेल है बिलवादी, वो भी तेल मिल जाता है। देखिए अपामार का ना अभी ये पोजीशन है डॉली दीदी। ऐसे अभी अपामार सूखा हुआ मिलेगा आपको। जी जी दीदी। और ये अभी सूखा हुआ है तो इसको उखाड़ के जैसे राख बना लिया। मान लिया 1 चम्मच राख हो गई, तो 4 चम्मच तिल के तेल में पका लिया। जी, पका के उसको 1-1 ड्रॉप करके छोड़ेगी। हाँ हाँ। जी दीदी। भैया तो वो पेशाब जो छोड़ने बोलने मना कर देंगे? नहीं, वो क्या होता है, वो जब पता चले मना कर दोगी तो वो ना, ये कब बनाएगी नहीं बनाएगी तो रह ही जाएगा। हाँ,
तो हम बोले हाँ ये तुम एक हफ्ता के बनाओ, फिर और एक हफ्ता का ऐसी धूप में रख के फिर बनाओ, बना के छोड़ो, एक एक हफ्ता का ही बोले हैं। जी 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 भैया ठीक है, ये पहले वो वाला करे 2 हफ्ता, उसका बाद बोलेंगे इसको, जी। ठीक रहेगा। गोविंद कन्वर दीदी, गोविंद कन्वर दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ भैया, मैंने वो लहसुन पाक बनाया, वो है आपको दिखाना चाहती हूँ। दिखाओ दिखाओ, कमाल तो आपने ही किया है। भौना नाशक, लहसुन पाक, ग्रीक लेस नाशक, न जाने कितने कितने नाशकों का अनुभव आपके पास है। खा मत जाना, दीदी का खत्म हो जाएगा, इतने सारे इकट्ठे बैठे हैं। नहीं दिख रहा दीदी? जी भैया, हाँ जी। एक मिनट। हाँ, बैक कैमरा कर दीजिए। ऊपर कैमरा बना होगा, उसको टच कर दीजिए, घूम जाएगा। अपने हाथ में लेके दिखा दीजिए। और थोड़ा सा हिलाइए, और कैमरा सही कीजिए। जी दीदी। दीदी, एक चम्मच खा के भी देख लो, पता चला यहाँ 118 परिवार है, सबने उठा लिया तो खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं। एक चम्मच एक नहीं चम्मच। भैया, टेस्ट टेस्ट किया था, हम्म। बहुत अच्छा था, स्वाद बहुत अच्छा है। कलाकंद की मिठाई फेल है इसके आगे। हाँ भैया, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, मावा खा रहे हैं। जी जी दीदी। मैंने मेरे पापा के लिए और मेरे लिए, खुद के लिए और इनके लिए, तीनों के लिए बनाया। अच्छा, इनके किनके? रघुनाथ जी के लिए। नाम नाम ले लिया आपने, और कुछ नहीं पूछते आप लोग? कबर 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 बोलते हैं। नहीं, वो तो रघुनाथ सिंह जी राठौड़ है और मैं गोविंद कंवर चुंडावत। अच्छा, ठीक है दीदी। जी भैया। ऋतुराज दीदी, अमृतसर, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भाई। वंदे मातरम दीदी। भाई मैं ना पूछना है। एक तो मेरा पतिदेव को ना जब भी कुछ खाता है उनको ना मतलब बाथरूम जाना पड़ता है, लूज मोशन जैसा हो जाता है, खाना खाने के बाद ही जाना पड़ता है उनको हमेशा ही। जी। उनके लिए मैं ना वो जीरा धनिया सौंफ ज्वाइन इसका काढ़ा दे रही हूँ, तो जब पीते रहता है तो थोड़ा सा ठीक रहता है, तो फिर दोबारा फिर ऐसा ही हो जाता है। अजवाइन हटा दो, ठीक है, जीरा धनिया सौंफ रहने दो, ठीक है भाई। हटा दो। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में ना एक बिलवादी चूर्ण आता है, बिलवादी चूर्ण, बहुत ही साधारण दवाई। अच्छा जी। बिलवादी चूर्ण, ये खाना खाने से पहले ही खाना है। दिलवादी। हाँ। ठीक है भाई, तो आयुर्वेदिक में ही मिलेंगे ना? हाँ, आयुर्वेदिक में। ठीक है भाई। तो दूसरी एक मैं अपने लिए भी पूछना है भाई। मैं ना जब मैं भी खाना खाने के बाद मुझे ना जैसा लगता है कि पीठ के पीछे से जलन होते होते नीचे उतर रहा है खाना, जब भी खाती हूँ कुछ। पीठ के पेट में नहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, पीठ के जैसा ऐसा लगता है मुझे पता लगता है जैसा नीचे उतर रहा है जलन होते होते। आप तो लिवर बटी बना के खा रही हो उस। भैया 15 दिन खाए थे, उसके बाद नहीं खाए हमने। जब वो 15 दिन खा रही थी तो जलन हो रहा था? वो नहीं शायद भाई, नहीं, क्योंकि उस टाइम इतना महसूस ही नहीं हुआ, वो अच्छा लगता था तो आपने बोला हमेशा नहीं खाना, फिर मैंने नहीं खाई हूँ। कोई बात नहीं, दोबारा खा के देखना, उसको खाने के बाद ये जलन हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, वैसा मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ हुआ है, पित्ता है ही नहीं है। ठीक है। फिर मिर्च ठीक है भाई, मसाला कम खाना। वैसे कम ही खाती हूँ भाई।
ऐसा कैसे हो सकता है पंजाबी पराठे ना खाएं, वो भी तीखे वाले? नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं। इधर सबको मेरा पता है जी, मैं मतलब कुछ भी नहीं, बाहर का भी कुछ नहीं कभी खाती हूँ, ना ही घर पे वैसा कोई भी चीज ऐसे बनाती हूँ। सिंपल खाना बनाती हूँ। सिंपल खाना तो उसको बोलते हैं उबली हुई सब्जी, उबले हुए दाल। नहीं, उबले हुए तो नहीं खाती हूँ, तो तड़का तो लगाती हूँ थोड़ा पर। चलो कोई बात नहीं, हंसने के लिए बोला है। कम से कम इस काबिल तो रहे कि भाई हम तो, हिसाब सी बात है, इतना मजबूत बनो कि पत्थर पच जाए। वो पित्ते के जब से ऑपरेशन हुआ तब से तो बिल्कुल ही मतलब कम कम हो गया ना सब कुछ। दीदी अगर घर में आपके 5 परिवार हैं, एक परिवार चला जाए कहीं काम पे चला जाए, तो बाकी 4 परिवारों को कैसा लगता है उस घर में? काम बढ़ता है नहीं बढ़ता? बढ़ता है। कब जो शरीर का एक हिस्सा ही गायब है तो भाई तकलीफ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, महसूस होगा ही। ठीक है। ठीक है भाई, उबली बरबटी फिर 15 दिन खाओ। जी दीदी। पीछे ठीक में है। पैंक्रियास रहता है ना, इसलिए आपको वो खाना जब आप खाते हो तो आपको जलन फील होती है। पीठ का जो हिस्सा होता है तो इधर वहां नहीं अपना होता है दीदी, इधर पीछे नहीं होता, पीछे पीछे पीछे। हाँ पीठ, हाँ वही पीठ का ही बोल रही हूँ, पीछे की तरफ अपना पैंक्रियास होता है ना, हाँ अग्नाशय जी, हाँ बोलते हैं जी। जिसको। तो इसलिए जब आप खाना उसमें डालते हो ना, तो इसलिए आपको उसमें होती है। वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई मसलेगा तो देखिए आपको शायद आराम मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है, मैं ऐसे ऐसे करती हूँ तो अच्छा लगता है। हाँ तो इसीलिए ना, जैसे छोटे बच्चे को खाना जब नहीं हो रहा है, आपने बताया ना आपका पित्ताशय हट गया, आपका गोल ब्लैडर हट गया है ना। हाँ हाँ तो वो जो भार भैया ने बोला ना कि 5 में से 1 मेंबर चला गया तो 4 लोगों के ऊपर भार पड़ जाता है। दरअसल वही बात है कि अब जो पिताशय वाला जो काम था तो वो काम नहीं करेगा, तो वो खाना उतरने में टाइम लगेगा, तो इसलिए अग्नाशय में थोड़ा जोर पड़ता है। तो कोई अगर पीठ मसल देगा, आपको ढकार आएगी और आपको आराम मिलेगा। ऐसा शायद हो सकता है, आप करके देखिएगा। ठीक है, वैसे मैं भी खुद भी ऐसे ऐसे करती हूँ ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है फिर। हाँ हाँ वही। और चलेंगे ना आप तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसका सबसे अच्छा उपाय चलना ही है। पैदल चलोगे चल ना। ही नहीं पाती हूँ ना दीदी, जब से एक्सीडेंट हुआ तब से घुटना एकदम काम नहीं करता ना, चल ही नहीं पाती हूँ। मतलब रगड़ रगड़ के चलना पड़ता है थोड़ा सा। उसके लिए भी वही उपाय है, थोड़ा चलना पड़ेगा। जी। किरण कुमारी जी। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। भैया मेरा गुल्लू। ढूंढ लो गुल्लू को पहले। सोनी बर्णवाल दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी, एक तो बुजुर्ग हैं 80 साल के, उनका पूरा गर्दन ना एक साइड हो गया है, टेढ़ा जैसा, और उनका अंगूठा भी दोनों हाथ का पूरा टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसा हो गया है। एक केवल अंगूठा हाथ का, कितने दिन हो दोनों गए? हाथ। कितने दिन हो गए? वो 3-4 साल से है। मुझे ये बताओ, कौन ऐसा पेड़ है जो पुराना होने के बाद सूखा हुआ नजर नहीं आता? नहीं भैया जी, लग रहा है कि कहीं बढ़कर कुछ ज्यादा ही फिर दिक्कत ना हो जाए। तो पेड़ को तो एक दिन भी सड़ गल के जाना ही है, पतझड़ बनना ही, उड़ना ही है। उसी हाल पे छोड़ दे भैया जी। ना उस हाल पे क्यों छोड़ोगे, उम्मीद पे कुछ तो करोगे। ठीक है। जी भैया। हाँ लेकिन मतलब ये बातें, इस बोलने का मतलब ये है कि जी जी। हमें भी कुछ अपनी समझ हमारी होनी चाहिए कि हम क्या चीज है, कहाँ पे क्या है। अब उम्र 80 साल है, हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, तो अब इसमें जो भी कर सकते हैं सेवा कर सकते हैं, परिणाम का इंतजार नहीं कर सकते। तो ये तो जी ओवर भैया। बात है कि भाई पेड़ की उम्र हो गई, चाहे जितना मर्जी आपकी बहुत अच्छी गाय हो, यहाँ पे गाय को माता कहा जाता है, गाय माता, जी उसको पूरे अच्छे तरीके से भी संभाल के रखो, एकदम मतलब पूरा, ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र 20 साल। जी। किसी भी व्यक्ति को आयुर्वेद के एकदम नियम कायदे कानून से भगवान कृष्ण बना के रख लो, भगवान राम बना के रख लो, उम्र, तो अपना रंग दिखाएगी। हाँ ये है, इस उम्र में जो उनको कष्ट हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, उन सब चीजों का करे। अगर कर सकते हैं उनके घर वाले, तो इस उम्र में उनके
घर वाले उनके दर्द पास भैया जी दर्द नहीं है, दर्द यही तो बात है, इसीलिए तो जब बोलना शुरू करता है अंदर से निकल रहा होता है तो सुन लिया करो कान में, बीच में टाइ टाइ मत किया करो। मैं वो बातें बोलने वाला था जो दिल पे सबके चोट लगे, सद्बुद्धि खुले। 80 बुजुर्ग आदमी को हमेशा इज्जत पे इज्जत मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। उसके हाथ पैर जितने मर्जी टेढ़े हो जाए, अगर उसका पोता आके उसके पास बैठ के चार चार दो बार दो दो मतलब कुछ क्षण के लिए उससे प्यार से बातें कर ले, उसको दबा दे, सेवा कर दे, प्रणाम दादाजी बोल दे, तो अपने हाथ पैर टेढ़े का दुख नहीं कभी देखेगा। क्योंकि उसने भी मालूम है कि एक दिन मुझे अब जाना है, तो जाने से पहले सुकून वाली जिंदगी, चैन वाली जो जो उन्होंने बनाया, जो मेहनत करके लाया, वो सब आज क्या है? आज सबसे ज्यादा मन का ही तो दुख हो रहा है। तन का दुख तो अलग बात है, मन के भी दुख है। कितने बड़े से बड़े दावे कर लो भाई, मैं कहता हूँ कौन सी ऐसी दवाई है, कौन सा ऐसा वो है जहाँ पे सभी शरीर से कोई स्वस्थ है, तो कम से कम मन से तो स्वस्थ करें, मन से स्वस्थ रहने का प्रयास करें। बाकी जो उनके हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से दर्द वाला तेल कोई बना लो, और नहीं, अलसी का तेल, अरंड का तेल और तिल का तेल, ये 3 तेल मिला के भरपूर उनकी मालिश करें। और दो, एक बिहार के हैं, पान वहाँ सारी दुनिया चूना वो तंबाकू खाती है, खैनी खाती है, 2 गेहूं के दाने के बराबर चूना पानी में घोल के पिलाएं। अब ये उम्मीद करो कि सीधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा नहीं पता भाई, साफ सी बात है, जहाँ होता होगा वहीं से कर लीजिएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से उनको इस वक्त सेवा भाव देकर उनके मन को तृप्त करें, मन को तृप्त करें। रेनू मुंबई बहन, वंदे मातरम। क्या आवाज आ रही है? फोन स्पीकर पे लगाइए ताकि घर वाले भी सुन सके आपकी बात। हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज। क्या बहुत अच्छा भैया, सीखना आप बोल रहे हो कि एक दुख मन का भी है, बहुत बड़ा दुख है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ भैया, ये जो आप मुझे रक्षाबंधन बताए वो बनाने के, भैया इसमें मिश्री चाहिए, गुड़ डालू चलेगा? उसमें मिश्री लिखा तो गुड़ नहीं पूछ रही थी, डालू? नहीं, मिश्री नहीं, गुड़ गर्म तासीर की होती है, मिश्री ठंडी तासीर की होती है। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है, वंदे मातरम मामा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। विनोद भैया, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। बन गया स्वर्णक्षीरी तेल? नहीं भैया जी, नहीं बन पा रहा। क्यों? और उसकी क्या नाम, वो जाल वो लगाना है उसमें, कुकर के, उसको लेना है। क्या बनाया नहीं मिल जाएगा, या बाजार में मिलता हो किसी नाम से? अभी जाके आराम से कूट पीस के तिल सरसों के तेल में पका दीजिए, बन गया, और क्या करना है। तो भैया जी इस तरह तो हम बना रहे हैं, देखना अभी हम दिखा रहे हैं, ये है थोड़ा सा बना रहे हैं। कैसे दिखाएगा, आ रहा दिखने में? हाँ जी, थोड़ा ही बना रहे थे लेकिन। ठीक है। इसमें क्या डाले और? आंच धीमी रखिए, आंच धीमी। आंच बिल्कुल बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल बद्दी है। नीला गैस पर नीला थोड़ा डाल दीजिएगा, 2 चुटकी। नीला तोता तो नहीं है, वो पंसारी की दुकान तो नहीं खुली थी, वो 2 चूंकि बंदी भी थी। 2 चुटकी डाल दीजिएगा, 2 चुटकी। तो अगर नीला तोता ना मिले बाद में डाल दें लेके? हाँ हाँ, बाद में डालना होगा तो फुला के डालिएगा, उसको तवे पे गरम करके बारीक पाउडर करके। अच्छा। हाँ, और इसको मतलब कितनी बार लगाएं दिन में, इनसे लगवाएं? रुई के सहारे दिन में 3-4 बार लगवाइए। दिन में 3-4 बार? जी। और भैया जी, ये हम जीरा चबा रहे हैं लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा, तालू के ऊपर जो है। ठीक हो जाएगा। और फुलाया हुआ सुहागा शहद में मिला के भी लगाइए। अच्छा,
वो ऐसा नहीं होता जैसे खाल सी ऊपर की उधड़ जाती है, पता नहीं, या तो कोई होम्योपैथी दवा हमने ली है, हमें ध्यान नहीं आ रहा है, बोरेक्स डायरेक्ट टंग पे। बोरेक्स नहीं बोरेक्स। उस, हाँ बोरेक्स ली थी हमने, हम्म बोरेक्स ली और क्या नाम मार्गसॉल दोनों लिया था। हम्म। दोबारा ले लीजिए। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, फिर जैसा होता है फिर हम बताते हैं आपको। जी जी। सतवीर भाई। लगवाएंगे तेल को जी। और कोई हो? वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया सुबह मेरे को बताया था अरंड का तेल गर्म पानी से लेने के लिए, वो मैंने लिया तो 2-3 बार लेटरिन के लिए गया, पेट साफ हुआ, मगर भैया मैंने देखा बाद में मेरे को वो आ रही थी, आम आ रही थी, सफेद आम। फिर तो आप 3-4 दिन लगातार अरंड का तेल लो। फिर तो 3-4 दिन 3-4 दिन। अरंड का तेल लगातार लेना रात को, ताकि आओ हाँ एक। भैया, रात को वैसे तो मैं रात को लेता था। हाँ, अरंड का तेल जिन्हें भी आओ की समस्या हो, अरंड का तेल 3-4 दिन लगातार ले लें। जी भैया, फिर मैं लगातार ही लूंगा। जी। किरण कुमारी। उसके बाद में तो वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वो पूछना है ना कि ठंडी में इतना ठंडा हमको लग जाता है कि जैसे निमोनिया जैसा पूरा सीना उना में कनकनी हो जाता है और कुछ कर पा नहीं पाते हैं ढंग से काम धंधा। कितनी उम्र है? मेरा 38 साल है। अच्छा, कहाँ रहती हो? गांव में, शहर में? पटना में। अच्छा, पटना में रहती हो तो लहसुन का अचार बनाई हो? लहसुन आदि, लहसुन और ओल का अचार बना रखी हो? हाँ हाँ भैया जी। सुबह शाम 1-1 चम्मच खाओ इसको। अच्छा। सुबह शाम लहसुन का अचार जो बना रखी हो उसको 1-1 चम्मच खाओ। तो उसको खाते हैं ना तो पूरा ओठ उठ फटने लगता है और पूरा प्यास प्यास जैसा रहता है। तो बाथरूम भी ज्यादा होता है, ज्यादा पानी पीते हैं तो। बाप दादा 4 से 5-5 चम्मच पूरी रोटी और चावल लहसुन और लहसुन से खा लेते थे, और उनकी बेटी पोती के अंदर 1 चम्मच नहीं पच रहा है। धन्य पर वो कितना पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज खा के पेट खराब करोगे? हम्म? दूध, मेथी मेथी दाना दूध में उबाल के पियो। अच्छा ठीक है भैया जी। एक और एक बात और पूछना है भैया जी। हम्म मेरा बेटा और बेटी दोनों को आँख का चश्मा का पावर बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए क्या करें? सुबह की लार लगाएं बच्चे को, सुबह उठते ही उसकी लार लगाएं, और घर में गुलाब जल में फिटकिरी मिला के हाँ। उसको छान के, जैसे 3-4 चम्मच गुलाब जल और हाँ। 2 चने के दाने के बराबर फिटकिरी 12 घंटे 24 घंटे के लिए भिगो दे। फिर उसको छान के जितना वो गुलाब जल है उसका आधा शहद मिला के रख लें, और उसकी 1-1 2-2 बूंद आंख में डालें। अच्छा, दोनों को? ऐसे सवाल क्यों करते हो? दिमाग खराब है दोनों। ठीक है, किसी को मत करना, तू कर ले अपना। नहीं भैया जी। दोनों की आंखें कमजोर है तो कह रहे कि दोनों को, ये कौन सा मतलब तुक बैठता है? किरण चंद्राकर दीदी, ये सब पटना राजधानी में रह के नाम खराब कर रहे। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये होम्योपैथिक आपने 7 ठो दवाई बताए थे भैया, तो वो कितने पावर का है मुझे पूछना था, और कैसे देना है बच्चों को? कौन सी तो दवाई? जैसे ब्राइटा कार आप बताए थे, ब्राइटा कार्ब करके, साइलिसिया, कालीफोस, एथुजा, लाइकोपोडियम और एनाकार्डियम और अर्जेंटम नाइट्रिकम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस दिन मैंने पावर ना बताई हो। ठीक नहीं, मैं लिख नहीं पाई, अधूरा है भैया, और मैं ना वो वीडियो ढूंढी, मुझे मिला नहीं। और बच्चों को कैसे देना है ये भी पूछना था, कितने दिन पहले, एग्जाम के पहले देना है? अगर एग्जाम के पहले देना है तो 200 पावर की 2-2 बूंद, और लंबे समय तक देना है, महीने 2 महीने 3 महीने पहले से देना है तो 30 पावर की। जी भैया। तो सारा 30 पावर रहेगा भैया, 7 पूरा? हाँ जी हाँ जी।
और पूरा दे सकते हैं। आप बोले थे कि 5 बहुत जरूरी है, ऊपर का जो 5 लिखाए हो ना हम्म वो जरूरी है बोले सबके लिए। हम्म। हाँ, और दिन में कितने बार दूं भैया? 2 बार दे दो, 2 से 3 बार। अच्छा। और भैया एक अनुभव है, जी तो जो ब्रेस्ट रिडक्शन ऑयल है ना भैया, जी दीदी। वो पेट में मैं लगाई थी तो वो टाइटनेस हो गया भैया, टाइट हो गया है एक बेली मिनट, अभी नीतू महेश्वरी दीदी रिकॉर्डिंग करेगी जरा, ठीक है? भैया। वीडियो ऑन करना। भैया वीडियो ऑन अभी नहीं कर सकती, या मैं और अनुभव बता दूंगी और फिर चलो आके। दोबारा दोबारा बोल दो फिर। जी भैया, ब्रेस्ट रिडक्शन का ऑयल मैं यूज की भैया, तो उससे पेट का जो डिलीवरी के बाद जो हम लेडीजों का एक प्रॉब्लम रहता है कि वो थुलथुला टाइप का हो जाता है भैया, ढीलापन, तो उसमें टाइटनेस आ गया है उस ऑयल को मसाज करने से 8 दिन में भैया। कितनी बार मसाज करी? एक बार बस भैया दिन में, वैसे 2 बार तो करना ही था पर दिन में एक ही बार कर पाई थी मैं। कैसे बनाई ब्रेस्ट रिडक्शन ऑयल? 100 ml केस्टर ऑयल में 20 ग्राम फिटकरी पाउडर बारीक पीस के भैया, और एक दिन धूप में रखी थी, हम्म। फिर उसको यूज की भैया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है भैया। धन्यवाद भैया आपका, इतने अच्छे अच्छे चीज बताते हो भैया, बहुत खुशी होता है हमें। और अभी मैं वो हेयर वाला ऑयल बनाऊंगी जो अभी एक दीदी ने बताई है, वो वाला हरड़ है, छोटी हरड़ बहरे वाला। जी भैया, जी भैया, धन्यवाद भैया। मातरम भैया, फिर तो ये चेहरे की झुर्रियों पे भी बहुत अच्छा काम करेगा। जी दीदी, अभी उनका वो चेहरा ढीला था तो उसको बोला ना मैंने। दीदी मैं चेहरे पे भी यूज करती हूँ नींबू के साथ। क्या चीज? मीरा दीदी, वंदे मातरम दीदी, जी जी। मैं चेहरे में यूज कर रही हूँ नींबू के साथ। अच्छा, अरंड का तेल और हाँ फिटकरी और जी, नींबू? नहीं नहीं, फिटकरी वो अरंड तेल और नींबू भैया बताए थे ना, 1 चम्मच अच्छा अरंड का तेल और 1 चम्मच नींबू। अच्छा। और आज तो मुझे एक वीडियो में एक भैया डाले हैं कि उसका अच्छा रिजल्ट है, कि उसके साथ जायफल, तो वो मैं बना के बनाऊंगी, सोच रही हूँ जायफल भी डाल दूंगी, ऐड कर दूंगी। बहुत अच्छा। केस्टर ऑयल मैं बहुत यूज कर रही हूँ, हर चीज में केस्टर ऑयल ही यूज करी, जब से भैया का ये सब सुनते रहती लिखते रहती हूँ ना, तो केस्टर ऑयल बहुत है, सबको देते रहती, मम्मी को भी दी हूँ, भाभी लोग को भी दी हूँ, सबको ले लेके, बहुत काम की चीज है फिटकिरी और केस्टर ऑयल दोनों। बहुत अच्छा, जी धन्यवाद दीदी, दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, भैया को धन्यवाद गोविंद भैया को भैया को तो धन्यवाद। हाँ, भैया का तो जी धन्यवाद कर ही नहीं सकते अब। हाँ, जी जी दीदी। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मेगा आनंद दीदी, वंदे मातरम भैया। लिपस्टिक खाने वाली। हाँ भैया, आपने कल मुझे ऑयल बताया था नारियल के तेल में बेहड़ा, हरड़ और आंवला। भैया ये मैं साबुत लूं, वो दरदरा लूं या पाउडर लेके डाल लूं? ऐसा है, साबुत लेके आओ और खुद ही कूट लो। ठीक है भैया। ठीक है? जी जी भैया। कढ़ाई में डाल के गरम करके फिर कांच की बर्तन में रख लो। जी भैया, भैया सारा सामान एक बार कढ़ाई में डाल के कर लूं थोड़ा सा? हाँ हाँ। जी भैया, जी धन्यवाद भैया। आनंद भैया, आनंद भैया कहाँ गए? अंजना गोयल दीदी। हाँ भैया, मैंने ये पूछी थी, अभी मैंने ये इनका सुना ना ब्रेस्ट का, तो मुझे लगा इसका इलाज भी होगा आपके पास। ये क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेच मार्क। हाँ जी, स्ट्रेच मार्क तो दीदी अरंड के तेल की मसाज करने से चला जाता है, और ये फिटकरी वाले से भी जा रहा है। नींबू और अरंड का तेल मिला के लगाते हैं, उससे भी निशान चले जाते हैं, स्केच मार्क चले जाते हैं। ऐसा सिंपल अरंड के तेल से भी पूरी तरह से चले जाते हैं, जैतून के तेल से चला जाता है।
अपेक्षा गुप्ता बहन, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया वैष्णवी का पेपर होने वाला है, तो रात में देर देर तक पढ़ाई करती है, 2 बजे 3 बजे तक, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया है। तो कोई बात नहीं, जिस दिन पेपर खत्म हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो रात को उसको दूध में घी डाल के पिलाओ। ये भैया धातु वाली पानी पिला सकते हैं क्या? देखिए मैंने भिगोया है, अभी हाँ उबालना बाकी। पिला सकती हो। भैया इसमें जंग ज्यादा लग रहा है, पानी में लोहे की कढ़ाई है। तो क्या हो गया? भैया कुछ और डालना है इसमें? हम्म सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इसके अलावा कुछ और भी डालना है? हाँ ले आ, जहर मिलता है तो डाल दे। भैया वो लोहे के डंडे की वजह से पड़ता है, वो थोड़ा सा अच्छा, मैंने कहा भाई लोहा का। बाकी गिलोय और तुलसी ये तो सदाबहार है, हर कोई डाल ले। बाकी अपनी अपनी जो दवाइयां हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनके लिए आप उसमें अश्वगंधा डाल दो, शतावरी डाल दो, ब्राह्मी डाल दो, शंख पुष्प भी डाल दो। इसी पानी में भैया? हाँ ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक है। आनंद भैया, आनंद भैया, क्या बात है, हैंड रेस कर रहे हैं, आवाज जान रही क्या? उस टाइम पे तो बड़ा वाला बेटा लग रहा था, हैंड रेस कर रहा है। चलो कोई बात नहीं। फिर सुनील प्रसाद, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सर में दर्द है बहुत, चाची है 60 साल की, सर में बहुत काफी दर्द है। मैजिक आयल सुंघाए, नौशादर कपूर चूना सुंघाए, और आपका क्या सुट्टा बीड़ी पिलाए, कोई फर्क नहीं पड़ा है दर्द में। तुलसी, लहसुन, हींग, इसको मसल के उसकी कुछ बूंदे नाक में डाल दीजिए। अजवाइन, सौंठ, हींग, त्रिफला, नमक, गुड़ जो भी है, 2-2 चुटकी लेके आधे कप पानी में उबाल के पिलाएं और बार बार करें, बार बार। इसमें रुचि दीदी जुड़ी हुई है क्या? रुचि दीदी, कल ही रुचि दीदी ने बताया कि उनके भाई सिर्फ 6 महीने में एक बार करते हैं और 6 महीने तक उनके सर का दर्द नहीं आता। रुचि दीदी, राधे श्याम भैया की बहन, माइक करना। हाँ जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया उनका ठीक है सिर दर्द, वो 6 महीने में 3-4 दिन कर लेते हैं। नाक में वो क्या था, लहसुन और लहसुन हींग मिक्स करके, उसका पानी, हल्का सा पानी मिक्स करके नाक में 2-2 बूंद डालते हैं सुबह शाम। जी जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक रहता भैया। जयश्री अग्रवाल दीदी। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भैया जी मैं ये पूछना चाह रही थी, ये जो धातु स्त्रावित जल बनाते हैं ना, इसमें हम आंवला यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकती हो। क्योंकि तांबे के साथ खटाई नहीं लेनी होती है ना, इस वजह से पूछ रही थी। किसने कहा कि आंवला खटाई है? आंवला में तो 5 रस है जी, खट्टा तो है ही नहीं अकेला। अच्छा, वो मुझे स्किन एलर्जी है ना, तो इस वजह से मैं वैसे तो काफी समय से ले रही हूँ, पर जब से ये धातु स्त्रावित जल का हुआ है ना, तो मैं अब लोहे की कढ़ाई में और सब चारों तरफ मिला के बनाती हूँ ये। कितने दिन से आज ले रही हो? अभी आप कब आए थे भैया जी? उस दिन से ही बना रही हूँ। मैं तो आया था 31 को भी और ये 2 को भी। हाँ 2 तारीख से, बस जिस दिन आप आए थे ना यहाँ पर, मतलब घर पे, तब भाभी के साथ में। ठीक है। अभी 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। क्या महसूस हो रहा है शरीर में? अच्छा फील हो रहा है भैया जी, मुझे थोड़ी कमजोरी भी लगती थी ना, तो वो कमजोरी भी नहीं लग रही है। और आंखों के आगे मतलब थोड़ा सा बिंदी बिंदी टाइप, ऐसा कमजोरी टाइप दिखता था, और चश्मा लगाना मेरे लिए जरूरी हो रहा था, तो वो भी नहीं हो रहा है। और स्किन का भी मतलब जैसे खारिश मुझे हो जाती थी ना, खाना खाने के बाद थोड़ी सी खुजली टाइप हो जाता था, तो वो कम है। अभी है तो सही, बट कम है। मैं गर्दन के पीछे मतलब काफी है अभी, और मतलब अच्छा
अच्छा लग रहा है तो मैं इसमें पी रही हूँ। हालांकि मैं हल्दी गिलोय और इसमें मतलब काली मिर्च डाली हूँ, हल्दी गिलोय और अजवाइन भी डाला है, क्योंकि गिलोय सिर्फ गिलोय लेती हूँ थोड़ा कॉन्स्टिपेशन सा हो जाता है तो अजवाइन वो डाल देती हूँ। और वो सौंठ डाली हूँ। और ये सब डाल के मतलब 4 धातुएं सब डाल के और लोहे की कढ़ाई में इसको उबाला है खूब। तो उबाला मुनक्का भी डाल लेती उबाला हूँ। या डुबो के रखा था? पहले भिगो के रखा था? नहीं, भिगो भिगो के तो नहीं रखा था, वो रात को मैं भूल जाती हूँ और फिर ठंड लगती है तो आलस आ जाता है तो भिगोना रह जाता है, कंबल में घुस जाती हूँ, फिर याद आता है कि अरे मेरा भिगोना था तो रह गया। तो फिर मैं सुबह ही इसको पकाती मतलब बनाती हूँ, खाना खाने के बाद थोड़ा लेती हूँ इसको, क्योंकि खाना खाने के बाद ही थोड़ा एलर्जी टाइप होता है, तो मैं इसलिए अब इसको खाना खाने के बाद ही लेने लगी हूँ। ठीक है दीदी। और एक नीतू दीदी बोल रहे थे ना कि तांबे के बर्तन कैसे धोना है से, तो ये मैंने अभी साफ किया है। ये एक डब्बा है मेरे पास, प्लास्टिक का ही है। अब जैसे किचन में हम नींबू वगैरह यूज करते हैं ना, खाना निचोड़ते तो जो छिलके बच जाते हैं, वो मतलब मैं इसमें पानी भरा हुआ रहता है, मतलब एक ये डब्बा बनाया है मैंने, इसमें मैंने पानी भर देती हूँ, मतलब इतना। ये मेरा अभी फुल हो चुका है, अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी बाद में। ये फुल भरा रहता है, और जो टुकड़े बचते हैं ना, जो वेस्ट होता है छिलका निचोड़ के, वो इसमें मैं डालती जाती हूँ। और इसमें नमक डाला है, और स्टार्टिंग में मैंने बायो एंजाइम डाला था, साल भर हो गया होगा करीब, तो वो डाला था। पर उसके बाद से मैंने नमक डाला है ना, तो ये खराब भी नहीं होता है, खुशबू भी अच्छी आती है। और इसको पूरा ऊपर तक भर के रखना रहता है, फुल पानी से फुल भरा हुआ रहना चाहिए। और इसमें नमक डालते जाओ और छिलके डालते जाओ, तो ये बहुत अच्छा मतलब विश मतलब डिश वॉशर हो जाता है। इसमें मैं ये अपना सर्फ का साबुन का जो भी है ये रखा है, इसमें मैं थोड़ा सा वो डाल लेती हूँ अपना ये, इसका छना हुआ भी, आप इसको ग्राइंड करके छान लेंगे तो भी पेस्ट टाइप हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा आप उसमें डाल लो। उसके बाद स्टील के पीतल के सारे बर्तन बहुत अच्छे साफ होते हैं, और मतलब चिकनाई विकनाई भी अच्छे से साफ हो जाती है, स्मेल स्मेल भी नहीं आती किसी प्रकार की। और ये तांबे के बर्तन तो बहुत ही अच्छा है, इसमें मैं कूचा यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ ये आज तो मैंने रखा नहीं है इसको। इसमें ये इसका पेस्ट आप लगा के रख दो, और 5 मिनट बाद मतलब तांबे के बर्तन बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं। और आपको थोड़ी भी मतलब 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं रखना है, तो आप इस पे मीठा सोडा डाल के आप इसको साफ कर लो तो भी बहुत अच्छा साफ हो जाता है। मतलब आप नींबू के छिलके जो है वेस्ट जो हम फेंक देते हैं, उसका बहुत अच्छा यूज है और इजी है। बस पानी भरते जाओ, नमक डालते जाओ, और आप नींबू का टुकड़ा डालते जाओ। बस ये है कि ये ऊपर तक भरा हुआ होना चाहिए, नींबू के छिलके सारे डूबे हुए रहना चाहिए, नहीं तो है ना थोड़ा हो जाता है, फंगस वगैरह आ जाती है। और खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है भैया इसकी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज ने आपने बहुत सारी बहनों को उनकी एक समाधान दिया। जी चले, घंटी बजाएं कुमलिया बहनिया। जी भैया, वाकई में अभी लास्ट लास्ट में जो फीडबैक आया, वाकई में महिलाओं के रसोई घर के लिए वो बहुत जरूरी था। जी भैया, जो भाई बहन चश्मा लगाया है चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वय देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जाते जाते पर्दे के पीछे क्या है? क्या है इसमें? अरंड तेल। ये अरंड तेल, ठीक है। फिटकरी पड़ा हुआ या ऐसे ही? नहीं ये, और ये क्या है? ये है कांच का जार। कांच का जार, ठीक है। अब इसमें तो मैं भाई नीचे रख के डालूंगा, यहाँ दिखता है? नहीं दिखता, दिखेगा। सामने रखो जहाँ पे वो डिब्बे रखे हुए पिछले काउंटर पे दिख रहा है, पिछले काउंटर पे डाल के उठा दीजिए भैया। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। और ज्यादा ही ना लगे, पता नहीं गोविंद भाई ने क्या मिला दिया होगा इसमें कोई दिखाने के लिए। अच्छा, अरंड तेल और लगभग 400 ml के आसपास अरंड का तेल डाल दिया। आधा किलो का वो शहद का डब्बा है, ठीक है। भैया इसमें हम घी लेके आए थे, 317 ग्राम आता है। कोई बात नहीं, अभी वजन करके आ जाता हूँ, यहाँ पे तराजू है मेरे उधर। हाँ बहुत ये आधा किलो के नाम पे कम आता है। भैया तो भैया 1 लीटर की सरसों तेल की बोतलें हम लोग लेते हैं ना, 900 ml 850 ml ऐसे रहता है उसमें। लीटर के नाम पे भी घोटाला है। इसलिए किलो में कोई चीज लेंगे ना अगर तौल के, तो महंगा रहता है। ये हमारे पंसार खाने वाले भैया ने बताया था जब हम गए थे वहां से कुछ सामान लेने। तो ऐसा है, इसमें आया है 250 ml, ठीक है, नहीं 250 ग्राम। तो अगर 250 ग्राम है तो ये रहेगा 300 के आसपास। 300 से 300 ml हमेशा ज्यादा होता है, वजन कम, मतलब वजन कम होता है और शहद भारी होता है। आप जिस तरीके की बात कर रहे हो वो अपनी जगह पे कभी कोई वो नहीं होता। ml और ग्रामेज दोनों में फर्क होता है। 900 ml में, मतलब 900 ग्राम में 1 लीटर हो जाता है। और अगर वही ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पारा है, दिखने में कितना है? वजन में ये 50 ग्राम है। इतना सा दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। ये 50 ग्राम पारा है और ये 50 ml की सीसी में कहाँ पे पहुंचा हुआ है ये देखो उसकी पेंदी में। तो घनत्व मायने रखता है उसके लिए। तो ये माप की जो है वजन अलग, माप तौल में जो है वजन और एक नाप ml लीटर, उसकी घनत्व को नापता है और वजन उसके भार को नापता है। जी जी। तेल अरंड तेल कितना ml आया भैया इसमें? अरंड तेल इसमें आया 250 ml। 250। अब मैं अपनी गिरी की जो है
डाल देता हूँ, इसको बच्चे लेके आऊं। 50 ग्राम फिटकरी। जोड़ डालना। सौ ग्राम फिटकरी की कुटाई कर रहा था, 75 ग्राम रहा, और ये तेल 250 है तो मैं 50 से 50 ग्राम 50 और डाल दूंगा, तो 3 तो आराम से इसको मिला देते हैं। बाकी हम 50 ग्राम इसमें डाल के ले आया है। अब इसमें मिलाऊंगा अपना फेवरेट, कहाँ गया, कहाँ, ब्यूटी ऑयल क्या? हाँ अरे कैसे क्या बात है, सब जानते हैं। खुशबू ये ब्रेस्ट डिडक्शन वाला प्रयोग हो रहा है भैया, संदीप भैया। हाँ, इसमें खुशबू वाला किया जा रहा है। इसमें खुशबू डाली जा रही है। सबको तो ऐसे ही चाहिए ना। जिसको खुशबू चाहिए वो खुशबू ले, जिसको ऐसे चाहिए वो ऐसे ले। अमृत धारा में भी जो 3 धारा मिलाया जाता है ना, अजवाइन सत, पुदीना सत और भीमसेनी कपूर, उसमें और भी बहुत कुछ ऐड होता है, सात सप्त धारा भी बनता है उसमें। इसमें डालने वाला हूँ 15 ml ब्यूटी ऑयल। ओहो, मैंने बोला ना ब्यूटी ऑयल फेवरेट। कोई मेरा फेवरेट है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके प्रभाव शुरू में इतने अच्छे दिखे हैं, इसने तो हेयर बॉडी लोशन से कमाल कर दिया, तेल को अमृत बना दिया। अब इसमें गर्मियों में कहीं किसी को दिक्कत ना हो, ये क्या है? गोल्डन पैकिंग। ये तो इत्र लग रहा है। चंदन, वो पैकिंग देखो, चंदन का तेल, सोने का तेल। ठीक है, खुशबू के लिए नहीं, मसाज करते हुए किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे आगे भविष्य में। गर्मी के मौसम में अरंड के तेल को लगाए तो उसे कहीं वो ना हो, इसलिए 15 ml की शीशी से, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 ml इसकी ठंडक और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। और खपत तो ऐसे इसकी बहुत कम होगी, फिर भी विटामिन ई, पाँच, ये लगभग 10 ml के आसपास। विटामिन ई। भैया क्या क्या डाल दिया? कॉल आ गई थी, मैं सुन नहीं पाई। अरंड का तेल था पहले, अरंड का तेल, फिटकरी के बाद में क्या था? अभी बता दो। अरंड का तेल, फिटकरी का बारीक पाउडर, फिर ब्यूटी ऑयल, शुद्ध चंदन का तेल, जबकि ब्यूटी ऑयल में भी पड़ा हुआ है, फिर भी और थोड़ा सा डाला, जिससे कि आने वाले समय में जब गर्मी का मौसम हो तो ये ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज ऑयल किसी को भी गर्मी में एलर्जी ना करे और इसकी क्वालिटी और गुणवत्ता बढ़ जाए। साथ ही साथ
ब्यूटी ऑयल, जिससे कि इसकी खपत कम से कम हो और खपत कम हो। और त्वचा, अरे शहद नहीं है भाई, ये शहद मत पढ़ना, ठीक है। और बाद में ये अपना कहाँ गया, रॉकेट। भैया ब्यूटी ऑयल ऐड करने से इसका जो गाढ़ापन होगा वो कम होगा शायद ना? नहीं, बाद में ये इस रूप में आएगा, ठीक है। और ये तो हो गया इस तरफ का, और इस तरफ जो बना हुआ है, ये बना हुआ जो है ये बड़ा करने वाला, और जो खाली है और ये सारा है छोटा करने वाला। बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मेरा थोड़ा सा और तैयार है तो इससे भी डाल दूं। और एक मिनट, सीरम भी तैयार हो चुका है, वो सीरम को अलग से ये अभी और पैक कर लेता हूँ, क्योंकि कल आए एक भाई, उन्होंने कहा वो बड़ा करने वाला, मैंने उनको फिर रखा हुआ था, उन्होंने लेके चले गए, तो मैंने कहा एक दो पीस और बना के रख लेता हूँ। स्प्रे वाला। अभी एक और हो जाएगा, 100 ml था ना, 100 ml में 3 तो पैक हो ही जाएंगे। अभी एक और पैकिंग तैयार करते हैं, चिंता ना करें, बने रहेंगे। मतलब भैया एक स्तन के आकार का बड़ा करने वाला है? हाँ, ये स्तन को बड़ा करने वाला, इसमें अरंड का तेल, जैतून का तेल, जैतून, विटामिन ई थोड़ी सी मात्रा में, जिससे कि खपत कम हो, जी, और हल्की सी खुशबू, हल्की सी खुशबू के लिए चंदन का तेल, ना ना, वो अपना ब्यूटी ऑयल, वैदिक तेल, ब्यूटी ऑयल, वैदिक तेल। उसमें फिटकिरी हो गया, और वो ये हो गया। नहीं, ब्यूटी ऑयल में भी तो 7-8 तरह के तेल मिलाया है ना आपने? डाला हुआ है, फिर भी इस बार फिटकिरी है ना, और गर्मी अभी और आएगी, और जिनको चाहिए तो उसमें चंदन का तेल की जैसे उसमें 2 से 3 के आसपास डाल दिया, जिससे कि अगर कोई बार बार भी लगाना चाहे तो उसे किसी भी तरह की दिक्कत ना, स्किन पे एलर्जी ही ना हो। तो इसमें फिटकरी के बदले जैतून है, ये मेन बदलाव है ना भैया? हाँ, इसमें फिटकिरी नहीं है। और ये सीरम है जी, आप ये समझिए, यूँ समझ लीजिए कि मुलेठी और ग्लिसरीन, विटामिन ई और ब्यूटी ऑयल के घटक, मतलब मुलेठी और ग्लिसरीन में विटामिन ई है, ब्यूटी ऑयल है। अब ये डालने में बनेगा नहीं क्योंकि इसका मुंह अलग है, इसको मैं डाल दूंगा। कैसे डालूं, इसमें बड़े जार ही कर दूं, बड़ा जार से थोड़ा सा, जार छोटा पड़ जाएगा क्योंकि अब इसकी पहचान अलग करने के लिए कुछ नेचुरल सी थोड़ा सा कलर अलग आया, फिटकरी वाला तो अलग आ जाता है कलर, वो पता चल जाएगा। ये इसमें जैतून का तेल है तो थोड़ा हरापन होगा ना? नहीं, नहीं, वो आएगा, फिटकरी वाला थोड़ा सा हरेपन पे आता है, धुंधला भी होता है ना। ये तो जस्ट लाइक ब्यूटी ऑयल ही हो गया, लेकिन मतलब मुलेठी में इसे रख दिया था इस दिन के लिए। न्यूक्लियर बॉम्ब बन के तैयार है। मैं एक साथ छोड़ूंगा, कोमले के घर फटेगा। मेरे पास है, बस डिब्बी नहीं आई है। भैया इसमें 2 का आधा ऊपर आधा नीचे अलग अलग कलर दिख रहा है। तो तीनों का दिख रहा है,
क्योंकि वो अभी जो बनता है ना उसमें विटामिन ई और ग्लिसरीन की, ग्लिसरीन से तो सबसे ज्यादा दिक्कत है, ग्लिसरीन मैच ही नहीं होता, मिक्स ही नहीं होता सही से। भैया जो फिटकरी नीचे रह जाती है अरंड तेल में, उसका क्या करें? वो नीचे ही रहेगा। जैसे अब हमने इसको 15 से 20 दिन बाद वो अच्छे से धूप में रख के फिर इसे ऊपर से तेल ही निकाल लेंगे, ताकि सामने वाले को चुभने का भी चक्कर खत्म। 20 दिन बाद इसे पैक करूंगा। 20 दिन तक मतलब धूप में अपना पड़ा रहेगा, सुबह से लेके शाम तक, और फिर आ जाएगा, पैक हो जाएगा। भैया ये मुलेठी भी तो आपने जैतून वाले में डाली है ना? नहीं, मुलेठी वाले में तो एक्चुअली क्या, मुलेठी, विटामिन ई, ग्लिसरीन और ब्यूटी ऑयल। ये उसी पर्पस का एक अलग फ्लेवर हो गया। क्या है कि विटामिन ई ज्यादा है, जो ज्यादा होगा हाँ, तभी सीरम तैयार होगा। सीरम पैक करना। हाँ, सीरम में मतलब उसमें क्या है कि विटामिन ई बहुत ज्यादा, मतलब समझिए कि विटामिन ई और ब्यूटी ऑयल दोनों बराबर है। जबकि विटामिन ई में उसमें जिस प्रकार अपना ब्यूटी क्रीम में डलता है ना 100 ml, लेकिन वो 600 ग्राम एलोवेरा जेल भी जा रहा है उसके साथ, 200 ml, 200 ml, 100 ml, 300 ml हो जा रहा है। जी। दीप्ति शर्मा बहन। जी भैया, वंदे मातरम। मैं ये पूछ रही थी भैया, आपने उस दिन बताया कि विटामिन ई के कैप्सूल की अपेक्षा वो तेल लेना चाहिए, तो कैप्सूल और ये अपने बॉटल वाली तेल में क्या अंतर आता है? 1 मिनट, अंतर मैं नहीं, जो बेचते हैं वही बताएंगे ज्यादा, मैं तो बताता हूँ। कैप्सूल का भैया पतला पतला तेल सा होता है। वो ब्यूटी क्रीम मैंने बनाई थी, वो इतनी लिक्विड हो गई थी बहुत। और भैया से जो मैंने वो विटामिन ई का तेल मंगाया वो इतना गाढ़ा था, बहुत अच्छा है वो विटामिन ई वाली कैप्सूल से। जी। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर मतलब मेरे ख्याल से व्यस्त है। खुशबू बहन भी बनाई थी विटामिन ई का वो डाल के। पश्चात प्रयास करें। भैया हाँ पर भैया, मैंने उसमें जो ऑयल ब्यूटी क्रीम जैसा मंगाई निकलता है, थी, बिल्कुल जैसे पतला तेल जैसा निकलता है, और जो आपने भेजा था वो बहुत मतलब गाढ़ा गाढ़ा था। तो भैया मैंने आपसे जो तेल मंगवाए हैं अभी, तो उसमें विटामिन ई मैंने नहीं लिखा है। तो मुझे, जैसे मैं सोप के उस उद्देश्य से भी मंगवाए थे कि मैं साबुन बनाती हूँ, तो उसमें डालने के लिए भी चाहिए मुझे। फोन लग गया। वंदे मातरम भैया। भैया वो पता किया था विटामिन ई का वो कैसे बनता है? अच्छा चलिए, ये तो पूछ के बता दीजिए बाद में, पहले ये बताइए, बाहर में जो बाजार में जो विटामिन ई के कैप्सूल मिलते हैं और अपना जो विटामिन ई है, इन दोनों में आसमान जमीन का अंतर क्यों है? आपको देता हूँ। हाँ एक तो वो होता है इम्पोर्टेड वाला, जी। जो जर्मनी से आता है। कहाँ, जर्मनी से? हाँ, हम्म। सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक है। चाइना वाला भी आता है, लोकल वाला भी आता है, हम्म। तो उसकी क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। तो इसका मतलब नहीं, जो कैप्सूल में इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से वाले होते हैं? क्योंकि उसको कैप्सूल मैंने कई बहनों ने, कई परिवारों ने जो कैप्सूल डाल के उस चीज को बनाने का प्रयास किया, तो उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं आई, उतना अच्छा थिकनेस नहीं आया। जो इस वाले में आ रहा है। हाँ, जो इस वाले में आ रहा है, इस वाले में तो भाई मैजिकल रिजल्ट है, जहां डालो वहीं मतलब मैजिकल रिजल्ट हो रहा है। और सारी बात वही है ना, क्वालिटी की बात है ना। हम्म। चलिए तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तभी तो इसका प्राइस इतना महंगा है। आपको तो सस्ता वाला 1500 रुपए लीटर वाला भी मिल जाएगा विटामिन ई। ना ना भैया, हम तो आपको शुरू से ही आदत है अपनी कि मैं तो हमेशा जो भी है, आप सबसे बड़ी बात है कि आप हमें सब जो भी है सच बता के देते हो। अगर देते भी तो कहते भैया ये है। चलिए अभी भैया, मैं एक तो विटामिन ई कर दीजिएगा 2 लीटर, और 5 लीटर ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन में भी देखा, बाजार में मिलने वाला ग्लिसरीन और इस वाले ग्लिसरीन में भी काफी फर्क है। हाँ, क्या बताऊँ, ग्लिसरीन का रेट इतना बढ़ गया, तो ग्लिसरीन के नाम पे नकली चीजें बिक रही हैं। जी जी।
ठीक है भैया। नवनीता लाडवा बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी अगर आपसे जैसे ये ले विटामिन ई मंगवाए मतलब आपसे तो ऐसे मिल जाता है भैया जी ये? नारी सुरक्षा पे खाली मतलब विटामिन ई? हाँ हाँ मिल जाएगा, विटामिन ई नारी सुरक्षा पे है खाली। ठीक है भैया जी। ठीक है, अब जो भी मिलेगा नारी सुरक्षा पे ही मिलेगा, इसलिए नारी सुरक्षा को चलाना सीख जाइए। ठीक है भैया जी। मैं रहूंगा फोन पे व्यस्त रहूंगा, नारी सुरक्षा को देखने वाले वहाँ पे करने वाले अलग लोग हो रहेंगे। समय धीरे धीरे बदलता जाएगा, इसलिए आप अपने आप को नारी सुरक्षा को चलाना सीख लें कि उस पर ऑर्डर कैसे लगाएंगे, किस तरीके से होगा, जैसा है मतलब जिस तरीके से है आपको वहां सीखना ही पड़ेगा। और अब मैं समय मिलेगा तो ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे अभी अपने ट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन पर ज्यादा काम करना है। उत्पादों पे फोकस और विचारों पे ज्यादा। इसीलिए आप लोग 4 बजे जुड़ के नारी सुरक्षा में किस प्रकार ऑर्डर लगाया जाता है उस तरीके से ऑर्डर लगाएं। भैया मैंने जो वीडियो देखी थी ना उसमें ऐसा था कि तेल में जैसे बादाम को कस निकाल निकाल करके, मूंगफली और बादाम दोनों का कस निकाल निकाल करके तेल में मिला रहे थे, वही विटामिन ई ऑयल बता रहा था। मैंने जो वीडियो देखी उसके हिसाब से। हाँ तो दीदी अभी अभी नहीं पता चल रहा ना पीछे से क्या कैसे बनता है। ठीक है, जी जी। अभी बता उनको कुछ, उन्होंने कहा कि जी जर्मनी आपके सामने ही है। देखो दीदी मैं हाँ बातें कर रहा हूँ जो मुझे मालूम है, और मैं क्या मालूम होगा मैं इससे पहले भी ना जाने कितनी बार मैंने सारी इनसे बात करके, जब भी कोई बात है लो जी मैं सामने बात करता हूँ, वो क्या कहते हैं और फिर भैया हर चीज तो अपन नहीं बना सकते, कुछ चीजें तो अपने को रेडीमेड लेनी ही पड़ती है। जी। अब मैंने इनको एक ही चीज बोल रखा है दीदी, चाहे जो मर्जी, मैंने एक ही बात बोल रखी है, भैया ऐसा है मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। जी। हाँ भाई, क्योंकि देखो दीदी मतलब जब आप कोई चीज देते हैं, ठीक है, खराब हो जाना, कोई चीज नुकसान हो जाना वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश ये करें ना कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा और सच्चा। हाँ सामने वाले को तकलीफ नहीं हो। सही। जी। अभी एक सिंपल सी चीज है, ये ब्यूटी क्रीम का जो है, जितने अनुभव जो फीडबैक आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रहे हैं हर दिन ब्यूटी क्रीम का, सिर्फ कारण क्या है कि इसमें जो इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं अपने आप में उत्तम क्वालिटी का प्रयोग किया गया है। भाई मैंने बोला ब्यूटी वेयर में 20 ml मतलब 20 ml जो है ये चंदन का तेल डालता हूँ तो डालना है, क्योंकि मुझे मालूम है भाई ना जाने किसी का रखा रखा 6 महीने बाद वो गर्मी में इस्तेमाल करे, और उस वक्त वो यही जो इसेंशियल ऑयल थोड़ा गंध के लिए मिलाया है वो ज्यादा नुकसान कर जाए। इसेंशियल ऑयल जो भी होते हैं गंध वाले, वो कहीं भी स्किन पे पड़ेगा तो नुकसान करेगा, तो उसको बचाव के लिए इसमें ओरिजिनल चंदन का तेल डाला, ताकि अभी तक एलर्जी कितने लोगों को मिली, मेरे हिसाब से जहां तक 1 या 2 किसी ने बोला कि मुझे लगाने के बाद स्किन पे एलर्जी हुई है, 1 या 2 बस। भैया जिनकी स्किन पहले से ऑयली रहेगी ना, बहुत ज्यादा ऑयली, उनको हो सकता है कि एलर्जी करे। मतलब कहने मतलब फिर बाकियों को भी तो करनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कर रही, कितने क्यों, कारण क्या है कि वो चंदन का तेल जो है उसको बैलेंस कर रहा है। चंदन अपने आप में सबसे ठंडा माना जाता है, आपको पता है सबसे कीमती जो सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं उनमें चंदन ही सबसे महंगा है। दीदी भैया को घर जाने दीजिए, घर पे भोजन हाँ तैयार भैया हो गया, जी भाभी जी का मैसेज आ रहा है, जी भैया थोड़ा आप जी। लोग ध्यान दिया करिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भोजन तो फिर हो जाएगा, पहले काम जरूरी है, क्योंकि समय बहुत कम है, जीवन बहुत छोटा है, अगले पल का भरोसा नहीं। बहुत होता है भैया, शाम को भी होता है, रात को भी होता है, भोजन समय से करिए। सब उगलना जरूरी है। चलिए मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजभाषा। 4:30 नारी सुरक्षा की मीटिंग में, जहाँ पे नारी सुरक्षा, आने वाले समय में नारी सुरक्षा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा वो वक्त ही बताएगा। इंतजार करें। बस कहते हैं ना 9 महीना है, 9 महीने बाद बच्चा जन्म लेगा तो 9 महीने पूरे हो जाए, फिर उसका साल भर पे दौड़ेगा और उसके बाद उछलेगा, और जब हम जैसे जवान हो जाएगा तो दुनिया दुनिया जीतेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजू।